हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मिलिंद धारवाडकर आरोग्य मंदिर और उत्सव इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का इस डिजिटल लेक्चर सीरीज में स्वागत करता हूं। ये डिजिटल लेक्चर सीरीज व्हिच इज टू सेलिब्रेट द इंटरनेशनल योगा डे एंड द ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ योगा मैं स्वागत करता हूं और वी एट आरोग्य मंदिर एंड उत्सव इंस्टीट्यूट रियली थैंक यू फॉर योर एसोसिएशन विद अस एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर मेनी सच प्रोग्राम्स इन द फ्यूचर आल्सो. Friends, the motive behind starting this lecture series was to start and create an awareness about health and prevention of corona. Looking at the viewership, we really feel satisfied और एक motivation भी मिला है जिसकी वजह से आगे फ्यूचर में भी ऐसे कोई कई प्रोग्राम्स हम करने का डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं. दोस्तों, इस कोरोना की लड़ाई में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, स्पेशली द कोरोना वॉरियर्स, our doctors, our policemen, our health workers, and so on, who have lost their lives while serving in this pandemic, we would really like to pay our tributes. और हम आज का अपना ये लेक्चर स्टार्ट करने के पहले उन सभी को भी श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे और फिर अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे. मैं सभी को विनंती करता हूँ कि सभी अपने अपने जगह पे खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे. दोस्तों, आरोग्य मंदिर Yoga and Naturopathy Institute was founded by Dr. Vijay Kukreja, Sarika Kukreja ji, and Nikita Shelar, who is also the co-founder in this institution in the year 2015. और इन 5 सालों में ये बदलापुर और सराउंडिंग एरियाज में योगा के लिए अलग-अलग कोर्सेज कंडक्ट कर रहे हैं और which includes yoga for diabetes, hypertension, weight loss, back pain, power yoga, corporate yoga, yoga for kids, प्राणायाम और शुद्धि क्रिया जैसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करके अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं. And our partner institution, that is Utsav Institute, is one of the leading yoga institutes in Ghatkopar, that is Mumbai, and is also a leading yoga therapy center affiliated with the world's largest yoga therapy organization, that is Vyasa, situated in Bengaluru. The founder of Utsav Institute, Professor Devang Shah, who started this organization way back in the year 2000, has done his MSc and MA in yoga. He is a lead yoga examiner from the Ministry of Ayush, Government of India, and also a registered teacher of Yoga Alliance, United States of America. He is an assistant professor with Somaya University in Vidyavihar and the youngest of the 25 Yoga Ratna awardees in India. फ्रेंड्स, आरोग्य मंदिर और उत्सव इंस्टीट्यूट की टीम हर रोज आपके सामने एक नया टॉपिक और एक नए स्पीकर को लेके आ रही है और जो टॉपिक है वो हमारे डेली रूटीन से कनेक्टेड ही है. इस डिजिटल माध्यम से आप अपने अपने घर बैठे इस सभी पूरे लेक्चर सीरीज का लाभ उठा पा रहे हैं और वी आर रियली हैप्पी एंड थैंकफुल टू यू फॉर योर व्यूअरशिप. फ्रेंड्स, वी इन द लास्ट 9 days we have done yoga for heart, immune system, stress and pranayam, yoga for diabetes, yoga for ENT and eyes, PCOD and yoga, yoga for hypertension, healthy lifestyle, diet and Rutucharya, detox and naturopathy. And yesterday we experienced corporate yoga और ऐसे 9 सेशंस किए हैं और मैं फिर से बताना चाहूंगा कि आप दर्शकों ने जो फीडबैक दिया है वो काफी एनकरेजिंग है और लगभग हर सेशन में 10-12 हजार से ज्यादा ही है. कल का व्यूअरशिप तो बहुत ही ज्यादा था. एंड वी आर वेरी thank you to all for the wonderful support that you are giving for this online lecture series. काफी सारे इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस जब एक साथ काम करते हैं तब जाकर ऐसा कोई बड़ा इवेंट सक्सेसफुल होता है.
and we are really lucky to have got the support of many such individuals and organizations. और इनका नाम लिए बिना हमारा ये प्रोग्राम अधूरा होगा। तो हमारे इस इवेंट के एसोसिएट्स हैं लिटिल ब्लॉसम्स प्री स्कूल एंड नर्सरी, माइल्स ऑफ स्माइल प्री स्कूल, 365 स्टूडियो मीडिया कंपनी, स्पेनिश स्पेस लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, हाउसिंग वर्ल्ड सेवा सहकारी संस्था, डॉन बॉस्को स्कूल, भारत कॉलेज, श्री कृष्ण खामकर विद्यालय, एल.एस. रहेजा कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, जीवनदीप कॉलेज, सोसाइटी प्लस हाउसिंग सोसाइटी कंसल्टेंट्स, ब्लॉसम हॉलिडेज, एस कम्युनिकेशंस, नेचर व्यू टूर्स एंड ट्रैवल्स, हृदया's किचन, ड्रीम व्यूअर्स कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म, क्रीडांगन, शेटेज कंस्ट्रक्शन, बुंदेला चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉ फाउंडेशन, सक्षम फाउंडेशन, आई लव माय डॉटर फाउंडेशन, सुयोग मुद्रन, our media partners, Maharashtra 10 News, Sri Sambhaji Shinde, Sri Prashant Kulkarni, Advocate Madhuri Garu, and our guide from whose inspiration we have started this program 5 years back, हमारे मुरबाड विधानसभा के आमदार श्री किशन कथोरे जी। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज योगा एंड एजुकेशन, और आज के जो हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर विजय रमेश कुकरेजा। एक्चुअली आई फील दैट इनका इंट्रोडक्शन देने की बदलापुर और इस पूरे एरिया में तो जरूरत नहीं, लेकिन काफी सारे दर्शक बदलापुर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि बदलापुर और इस एरिया में डॉक्टर कुकरेजा को सभी लोग जानते हैं और इनका काम देखते भी हैं। बट आई विल फॉर्मली इंट्रोड्यूस डॉक्टर विजय कुकरेजा एंड देन ही विल स्टार्ट हिज प्रेजेंटेशन। Dr. Vijay Ramesh Kukreja is a certified yoga teacher level 2 Government of India. He has done his DNY, that is Diploma in Naturopathy and Yogic Science. He has been awarded Naturopathy Practitionership for Life from the All India Naturopathy and Cure Federation. He is Diploma in Yoga Education, Yog Vidya from Yog Vidya Gurukul Nasik in first class. He is the Yoga Instruction Course from S. Vyasa, Bangalore. He is the YITC Madhyama Yoga Shiksha Secondary School Students Academy of Yoga, Mumbai. He is CYSC, that is Certificate in Yogic Science from Yog Vidya Gurukul Nasik in first class. He has done his certificate course for obesity from Yog Vidya Gurukul Nasik. He is a yoga adhyapak, and he is always trying to update his education and his knowledge in the field of yoga and naturopathy through various courses. And I would really like to thank Dr. Vijay Kukreja for taking out time. वैसे तो विजय कुकरेजा का ही पूरा ये संकल्पना है ये पूरा लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने का, एंड आई एम श्योर काफी सारे दर्शक रोज नाम सुनते थे, जो नए दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े हुए नाम सुनते थे डॉक्टर विजय कुकरेजा। तो आज हमारे समक्ष है डॉक्टर विजय कुकरेजा, एंड डॉक्टर विजय कुकरेजा जी, हम आपसे विनती करते हैं कि आप आपका लेक्चर शुरू करें। Thank you, Milind ji. Thank you, everyone. सबसे पहले तो I warmly welcome you all. मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज मिलिंद जी को भी सुनता हूँ और हमारे जो रोज स्पीकर्स हैं उन्हें सुनता हूँ, और हमारे साथ जो जितने भी दर्शक रोज जुड़ रहे हैं और रोज बढ़ रहे हैं, ये देखते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि कोई एक दिन था कुछ दिन पहले जब मैं मिलिंद जी से और हमारे पूरी टीम से चर्चा कर रहा था कि ऐसे कुछ हमें प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि हम सब अपने अपने घरों पर रहकर भी अपने हेल्थ को और इन्हांस कर सकें। और मुझे ये सारा देखते हुए ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हम वो कार्य को पूरी अच्छी तरह से कितना कर पाए अभी तक पता नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर मैं देख रहा हूँ कि लोग रोज बढ़ रहे हैं, यानी कि ये बातें लोगों के घर घर जा रही है। तो वंस अगेन बिफोर स्टार्टिंग माय सेशन टुडे आई विल थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद अस, बिकॉज हम सब जितना एक साथ आएंगे, बिकॉज योग इज द थिंग, यानी कि उसका मीनिंग ही है जोड़ना। तो हमें अच्छे व्यक्तियों को अच्छे कार्य के लिए अच्छी तरह से जोड़ना ताकि ये पूरे संसार में जो और अच्छी आनी बाकी है वो भी आ जाए। इसी उद्देश्य से ये सारे सेशन की शुरुआत की गई और आज की भी सेशन की शुरुआत में इसी मनोकामना से करता हूँ। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑल बीइंग विद अस। और उसके बाद कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 जून है, आप सभी जानते हैं। उसकी भी प्रोग्राम के डिटेल्स हम आपसे शेयर करने वाले हैं, लेकिन कल मैं चाहूंगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की उपस्थिति रहे, बिकॉज इंडिया विल बी गोइंग टू गिव अ गुड मैसेज पूरे देश को कि एक योग के माध्यम से कैसे हमारा आरोग्य, सुख, समृद्धि और विश्व शांति का संदेश हम यहाँ से दे सकते। तो हम और एक बार आप सभी को कल के लिए वार्मली एक रिक्वेस्ट रहेगा, एक इन्विटेशन होगा कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा लोग कल के प्रोग्राम को अटेंड करें। तो अब ज्यादा और बातें न करते हुए आज के सेशन की ओर जाएंगे। I will take just 1 minute to share my presentation on your screen.
I just like to confirm, Nikita ji, whether my presentation is on the screen, shared or not. Yes. It is there. Yes. Okay. I So now, yeah, from beginning. yeah, actually आपका voice थोड़ा सा break हो रहा है मुझे. Is there PPT on the screen? Yes, yes. Yes, we Okay. can see the presentation. Yes, yes. Very much. So जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है, that is education. Education and योग, इन दोनों का परस्पर संबंध क्या है, किस तरह से ये जुड़े हैं और क्या-क्या बातें, क्यों मुझे ऐसे लगा कि ये सेशन हमने ऑर्गेनाइज करना चाहिए और क्या बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि मैं आपसे शेयर करूं. इन सारी बातों पे चर्चा करने के पहले हम थोड़ा सा हमारे Sir, प्रीवियस. हेलो, हाँ बोलिए. आप वो फ्रॉम बिगिनिंग लिंक कीजिए ना, स्लाइड ऊपर का ऑप्शन आपने स्टार्टिंग फर्स्ट. यस. ओके, एक सेकंड. हाँ, अभी हो गया. आया बिगिनिंग से, स्टार्ट से. यस यस. ओके. तो हमारे आगे एजुकेशन पे जाने के पहले हमने ये देखा है कि पूरा जो प्रोग्राम फर्स्ट डे से यानी कि 11th से हम जो ये अटेंड कर रहे हैं, तो पहला प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम मुझे ऐसे लग रहा था कि कितना इंपॉर्टेंट है. जैसे कि फर्स्ट सेशन हमारा था, दैट वाज योगा फॉर हेल्दी हार्ट, और उसके बाद सेकंड सेशन था इम्यून सिस्टम स्ट्रेस मैनेजमेंट बाय प्राणायाम. तो ऐसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हमारे पिछले 11 तारीख से कि हम कंडक्ट कर रहे हैं. उसके बाद डायबिटीज मैनेजमेंट हमने देखा, डायबिटीज मैनेजमेंट के बाद में ईएनटी बाय आयुर्वेदा एंड देन पीसीओडी एंड योगा. तो हर एक टॉपिक था जो हमें ऐसा लगा कि उस पे थोड़ा सा लोगों तक नॉलेज जाना इंपॉर्टेंट है. देन हाइपरटेंशन, हेल्दी लाइफस्टाइल, डाइट एंड ऋतुचर्या, नेचुरोपैथी एंड डिटॉक्स, एंड देन फाइनली कल हमारा था कॉर्पोरेट योगा. ये सारे सेशंस जो थे कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के किसी न किसी पहलू से जुड़े थे. बट अब जो फाइनली आज जो एक प्रकार से हम कंक्लूडिंग सेशन भी कह सकते हैं, दैट इज एजुकेशन. अब थोड़ा सा आज के टॉपिक में हम क्या क्या देखने वाले, थोड़ी सी उन बातों की हम चर्चा करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा एक माइंड का प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन तो हम सभी जानते हैं, तो ऐसे क्या होगा कि जो आज हम नया समझने वाले, राइट. और योगा भी जो वर्ड है ऑलमोस्ट बहुत पॉपुलर है. मुझे लगता है ऐसे भी नहीं है कि हम बहुत कुछ नहीं जानते, फिर भी क्या, कौन से पॉइंट से, कौन से टॉपिक से जिस पे आज थोड़ी सी हमारी चर्चा होने जा रही है. तो जो मुझे लगता है कि पहले हमें ये देखना है कि एजुकेशन जिसमें आज हमारे बच्चों के कई साल स्पेंड हो रहे हैं, यानी कि लगभग मुझे ऐसा दिख रहा है कि 4-5 साल का बच्चा है तब से वो एजुकेशन के सेगमेंट यानी कि एंटर कर रहा है, ऑलमोस्ट 25-30 इयर्स तक वो एजुकेशन ले रहा है. तो एजुकेशन के यानी कि शिक्षा जो प्रणाली के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये हमें थोड़ा सा आज देखने हैं. और उसके बाद ये एजुकेशन का एज क्या है, फ्रॉम विच स्टेज एज वी स्टार्ट, और कौन से एज तक हम जा रहे हैं. एंड देन थोड़े से हम कुछ स्टैटिस्टिक देखने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिलेटेड टू यूथ एंड एजुकेशन, क्योंकि ये थोड़ी सी बातें मैं चाहता हूं कि मुझे जो कुछ फील हुआ है, जो एक्सपीरियंस मैंने किया है अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट इज इंपॉर्टेंट टू शेयर विद यू. और उसके बाद WHO, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूथ के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक है, उनको भी हमें देखना है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा एक होलिस्टिक अप्रोच एजुकेशन की तरफ और अगर हमारा होगा तो हमारा यूथ और आने वाली जो आगे पीढ़ी है वो उसका और ज्यादा अच्छा हम डेवलपमेंट कर पाएंगे. और उसके बाद जो कि कॉमन वर्ड है लेकिन फिर भी उसको आज हम समझने वाले कुछ पैरामीटर्स के साथ, दैट इज अटेंशन एंड अवेयरनेस. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं. और देन और इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है दैट इज योगा एंड डिजीज, सॉरी यूथ एंड डिजीज. बिकॉज यूथ जो है, मैं आज देख रहा हूं कि जो बीमारियां लगभग 50-60 साल के बाद लोगों को हो रही थी, आजकल 30 के बिलो हम उस डिजीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि लोगों को हो रही है. एंड देन डिप्रेशन इज वन मोर थिंग जो आजकल बहुत ज्यादा लोगों में पाया जा रहा है, जो भी कुछ एक सर्टेन एज के बाद ही एक्सपीरियंस किया जाता था, लेकिन आज बहुत अर्ली एज में उसे हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो जरूरी है, मुझे लगता है कि इन बातों पे हमें ध्यान देना है. एंड देन और एक चीज, हमारे एजुकेशन के बाद जो यूथ रेडी हो रहा है उसके साथ जुड़ा है क्राइम. आप देखिए बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज है, बहुत सारे कुछ स्टेटिस्टिक आज हम शेयर करने वाले हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एजुकेशन का जो इंपॉर्टेंस है, जो उसका जो मेथोडोलॉजी है, उसमें अगर हम योग को जोड़े तो क्या चेंज हो सकता है, ये थोड़ी सी बातें आज हम शेयर करने जा रहे हैं. एंड देन द ऑन इंपॉर्टेंट चीज जो हम योग को जोड़ेंगे, दैट इज नीड ऑफ योगा एजुकेशन, यानी कि बेस्ड ऑन योगा एजुकेशन. थोड़ी सी इन बातों को समझेंगे. एंड देन
preparing the mind, because the preparation is important, because जो mind है उसका preparation कैसे होना चाहिए, ये कुछ आज हम topic समझने जा रहे हैं. And then there are two more main topics which we are going to understand today is educating the whole brain, right? And then ancient yoga system. तो ये कुछ काफी सारे टॉपिक है, मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में मैं आपसे ये शेयर कर सकूं, एंड होप यू ऑल विल बी देयर. आप एंड तक बने रहें ताकि आप इसे एटलीस्ट जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुंचे. और दूसरी बात होती है कि मैं चाहता हूँ कि आज आप एकदम रिलैक्स रहें, बिल्कुल जो है एकदम फ्रेश आप सुनते जाएं, उसमें किसी प्रकार की जैसे कि नॉर्मली हमें सुनना कैसे होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ नाउ यू स्टार्टेड गेसिंग, क्या हाँ शायद ये बोलने वाले हैं, हाँ शायद अभी ये ऐसा करने वाले हैं. तो ये होने से क्या होता है कि हमारा लिस्निंग चला जाता है, एंड देन वी स्टार्ट कंपेयरिंग. हाँ ओके, फिर जो हमारे नॉलेज से मिलता जुलता है देन वी से हाँ अभी बराबर बताया, और जो हमारे नॉलेज से मिलता जुलता नहीं है देन वी से पता नहीं, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है. तो ये सारी बातों को मैं चाहता हूँ कि आप साइड में रखें एंड जस्ट लिसन, द प्योर लिसनिंग, बिकॉज लिसनिंग इज ऑल्सो एन वेरी गुड आर्ट विच इज द पार्ट ऑफ अवर एजुकेशन. तो हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे, तो पहले हम देखने जा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है. तो अगर हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो ज्यादातर मोर ऑफ जो मैं आजकल देख रहा हूँ रिलेटेड टू एजुकेशन इज द इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि आजकल बहुत चर्चाएं हो रही हैं कि हमें कौन से फील्ड में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो मन से इच्छा हो वो करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर फिर भी जो मैं देखता हूँ हमारा जो झुकाव है दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, कि मैंने क्या सिलेक्ट करना चाहिए ताकि मुझे जाके मेरा. और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी और एक बात है कि वी आर नाउ डेज की कुछ बातें आप मैं मेरे जस्ट जो मुझे फील होता है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ. इकोनॉमिक ग्रोथ में भी आजकल हम कंट्री, देश, हमारा समाज या हमारा सिटी, ये सोच बहुत कम रह गई. मेरा खुद का इकोनॉमिक ग्रोथ आवर कंसर्न में, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज द धीरे धीरे से वो ज्यादा एम्फोसाइज होते हुए दिख रहा है. एंड देन पॉवर्टी रिडक्शन, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन पे भी हम जाने वाले हैं. तो पॉवर्टी रिडक्शन पे भी फोकस हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी हो रहा है. हायर इनकम, वो तो मुझे लगता है कि आजकल सोते जागते मन में से जाता ही नहीं कि और हायर इनकम कैसे हो. और जितनी भी इनकम होती है आप गौर कर सकते हैं अपनी लाइफ को पीछे जाके पास्ट में देख सकते हैं कि अगर हमारा इनकम 30-40,000 था और तो भी कहीं ना कहीं फीलिंग वही थी जो 40,000 के वक्त थी कि थोड़ा और बढ़ गया, राइट. तो ऑलवेज देयर इज द हायर इनकम एटीट्यूड इन अस. और मैं ये बिल्कुल नहीं इंटेंशन है मेरा कि वो नहीं होना चाहिए. जस्ट मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ कि दिस इज व्हाट आई एम सीइंग इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेस एजुकेशन. एंड देन होना चाहिए और एक चीज विच इज प्रमोटिंग द हेल्थ, कि हमारे हेल्थ को प्रमोट हमें करना चाहिए. बट नो डाउट सारे के सारे सिलेबसेस में जब ऑब्जर्व करता हूँ, स्टडी करता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं लिखा है कि क्या खाना चाहिए, एक्सरसाइज करने चाहिए, बट जितना एम्फसाइज होना चाहिए वो मुझे अभी तक ऐसा नहीं दिख रहा है. बिकॉज हमारी प्रायोरिटीज में भी अगर हम प्रैक्टिकली भी देखें, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जिनको पता है योगा प्रैक्टिस बहुत अच्छे हैं, बहुत करने हैं, लेकिन दे हैव प्लान्ड इन रिटायरमेंट कि अभी हम सब फ्री हो जाएंगे ना आराम से तब करेंगे. तो क्या सचमुच में तभी जरूरत थी कि ये सारा डेवलपमेंट के लिए उसकी जरूरत थी? दिस इज द क्वेश्चन. क्यों हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में, देखिए मुझे जितना मेरा अब तक जितना नॉलेज कंसर्न है, मैं ये समझता हूँ कि अगर मुझे कुछ अचीव करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, पॉवर्टी रिडक्शन की तरफ काम करना है, हायर इनकम करना है, द बेसिक एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज माय हेल्थ. अगर इफ माय हेल्थ इज नॉट सपोर्टिंग तो हम हाउ एम आई गोइंग टू डू ऑल दिस थिंग्स. आज कितने सारे यंग जनरेशंस को सीवियर बैक पेन है, तरह तरह की बीमारियां हैं. तो ऐसे यूथ से या वो खुद भी बेचारे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हम क्या करेंगे, बिकॉज दे नीड टू बी विद फुल ऑफ एनर्जी, द गुड हेल्थ. तो ये चीज को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा और होना इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न. एंड देन प्रमोट्स द इक्वालिटी. इक्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का. और कहीं ना कहीं ये सारी बातें हो रही है, प्रचलित है, लेकिन एम्फसाइजेस में, प्रायोरिटीज में मैं कहीं ना कहीं डिफरेंस देख रहा हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी रिडक्शन, हायर इनकम की तरफ प्रायोरिटीज ज्यादा हो रही है, प्रमोटिंग हेल्थ की तरफ थोड़ी सी प्रायोरिटी कम दिख रही है, एंड इक्वालिटी. अब कुछ बातें जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स के बीच या बाकी के बीच एक कंपैरेटिव माहौल चल रहा है कि देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, अब उसकी कितने अच्छे मार्क्स आ गए, और हमें ऐसे लगता है कि ये बोलने से वो चार्ज होगा और वो और ज्यादा अच्छा करेगा. बट आई डोंट नो, ये एक्सप्लोर करने की बात है कि क्या ये उससे वो वैसे होगा, क्या ये और डिप्रेशन की तरफ भी जा सकता है. देयर आर चांसेस.
तो ये सारे कॉम्पिटिटिव यानी कि इक्वालिटी का जो माहौल है ये कैसे लाना है, ये भी एक क्वेश्चन है जो आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करने वाली है। एंड देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द डिस्करेजिंग द क्राइम। हमें लग सकता है कि हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस में हम तो डिस्करेज ही करते हैं, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि डिस्करेज करना चाहिए, क्या हम नहीं करते? जरूर करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप एक बार स्टैटिस्टिक देख लीजिए। मैं आज कुछ स्टैटिस्टिक आपसे शेयर करने वाला हूँ क्राइम पे भी। क्यों हर साल क्राइम लेवल बढ़ रहा है, या क्यों ये सारी बातें जो नहीं होनी चाहिए वो बढ़ रही है? तो कहीं ना कहीं एज एन एजुकेटर, एज एन स्टूडेंट, अगर हम इन बातों पे ध्यान देते हैं तो सचमुच में एक वैसा समाज बन सकता है जो हम चाहते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें हैं। एंड देन रिड्यूस द जेंडर बेस्ड वायलेंस। आज आप देखिए यंग जनरेशन का वायलेंस थोड़ी थोड़ी सी बात पे जैसे कि वो तत्पर होते हैं कि बस झगड़ने का मौका मिल जाए, कहीं किसी से उलझने का मौका मिल जाए। तो ये सारी बातें कैसे हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट करती है ये हमें समझना है। ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि चार लोगों के बीच में मैंने झगड़ लिया और आई प्रूव्ड कि आई एम द पावरफुल, बट उस वक्त हमारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुए, हमारे हार्मोनल चेंजेस हुए, जिसकी वजह से जो हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज मुझे 60-70 साल के बाद आने, शायद वो 30-40 में आ गए। तो ये बातें हम कब शेयर करने वाले हैं? क्योंकि देखिए जब मैं योगा एंड एजुकेशन की बात करता हूँ तो ज्यादातर आगे मैं शेयर करने वाला हूँ आपसे कुछ बातें कि लोग आसनों से सीमित रह गए हैं। उन्हें लगता है कि हम उनके स्कूल कॉलेज इसीलिए जा रहे हैं कि वो सर्वांगासन सिखा लें या मत्स्यासन सिखा लें, है ना? गलत नहीं है, वो भी सीखना है, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली योग। ये कुछ बातें हम आज देखने वाले हैं बिकॉज पतंजलि योग शास्त्र की अगर मैं सिर्फ बात करूं, देयर आर 195 सूत्रास इन दैट। जिस दिन मुझे पता चला, आई वाज आल्सो रियली शॉक्ड कि there are only 3 sutras written for you asanas in Patanjali Yoga Shastra, and what is there in 192? That is what we are trying to reach out, और लोगों तक वो जाए और लोग उसे समझे। और मुझे बहुत खुशी एक बात की होती है जब मैं बड़े बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाता हूँ एंड आई सी कि वहां पे एक बड़ी तादाद में there are foreigners who have come from far, spending lot of money, spending lot of time to learn yoga, and उसी जगह पे मैं कब देखता हूँ कि there are few Indians, तो बड़ा दुख भी होता है कि क्या हो रहा है। और ज्यादातर लोगों की ऐसी भावना होती है कि मैं बीमार हो जाऊंगा तो जाऊंगा योगा की तरफ, अभी क्या मुझे कुछ नहीं है, आई विल गो आफ्टरवर्ड। तो ये क्या ये बीमार होने के बाद अपनाने वाली पद्धति है? राइट? तो ये सारी बातों को आज हमें समझना है। क्या हजारों साल पहले जब योग बताया था तब इतनी बीमारियां थी जिसकी वजह से योग बताया गया था? Why was the योग शास्त्र written? तो ये कुछ बातें एक यंग जनरेशन के सामने अगर जाएगी तो आई एम वेरी मच श्योर कि उनके लाइफ में दे विल बी गोइंग टू बी वेरी सक्सेस एंड वेरी पॉजिटिवली दे कैन लिव देयर लाइफ विद अ गुड हेल्थ। तो अब थोड़ा सा हम आगे नेक्स्ट जाएंगे। इट इज कॉल्ड कि एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। जो ये शिक्षण विभाग है, शिक्षण है, ये हमारे यशस्वी जीवन का की है और सचमुच में है। बट थोड़ी सी बातें हमें उसमें समझनी है, तो थोड़ा सा देखते हैं कि एजुकेशन का एज क्या है। तो ये आप सभी नॉर्मली जानते हैं कि प्री प्राइमरी स्टेज है, प्राइमरी है, अपर प्राइमरी एंड हायर सेकेंडरी है। अब इसमें थोड़ा सा जो हमें समझना है कि अप टू 6 इयर्स बच्चे जो है ज्यादा घर पर है। तो ये एज में पेरेंट्स को ज्यादा सजग रहना है कि हमसे बच्चे क्या सीख रहे हैं। ज्यादातर मैं ये देखता हूँ कि माँ पिताजी या कोई भी बोलते हैं हाँ कि गुस्सा मत करो, बैड वर्ड मत यूज करो, लेकिन आपस में हो जाते हैं घर पर। मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चा वो नहीं सीखता है जो हम सिखाते हैं, बच्चा वो सीखता है जो हम करते हैं। सो द चाइल्ड इज आवर ट्रेनर, यानी कि उसके जन्म के बाद हम पेरेंट्स को सीखने का मौका मिलता है कि हाउ वी हैव टू लिव प्रैक्टिकली आइडियल लाइफ, ताकि मेरी आइडियल लाइफ से वो सीख सके। खाली हम प्रवचन जैसा होता है ना कि बच्चा ये मत करो वो मत करो, तो वो भी प्रवचन देना ही सीख जाता है, वो भी बड़ा होकर वही बोलता है ये मत करो वो मत करो, करने के वक्त कर लेता है। तो क्या हम ऐसी जनरेशन चाहते हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि दैट शुड बी चेंज, प्रैक्टिकली वो चीजें हो। तो पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस एज में आप बच्चों के साथ बहुत ज्यादा सजग रहें और अपने अंदर वो बदलाव लाएं जो आप उस बच्चे में चाहते हैं, अपने अंदर वो गुण लाएं जो आप बच्चे में चाहते हैं। यू हैव टू चेंज फॉर योर चाइल्ड। हम सिर्फ उसे बदलने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट है। दिस इज व्हाट आई फील। सेकेंड होता है देन प्राइमरी का, प्री प्राइमरी का प्राइमरी, उसमें वो थोड़ा बहुत स्कूल जाने लगता है अप टू 10 इयर्स, थोड़े से उसके फ्रेंड्स हो जाते हैं और यहाँ पे एंटर होता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, टीचर्स और पूरा स्कूल का मैनेजमेंट, ये सारा सोशल। तो अब उसका भी बच्चों पे इफेक्ट होता है, तो वहां पे टीचर्स और एजुकेशन सिस्टम का रोल स्टार्ट हो जाता है। तो वहां पे मैंने खुद देखा है, मेरी खुद की डॉक्टर भी जा रही है स्कूल वगैरह, तो मैं देखता हूँ टीचर्स का बहुत अच्छा प्रभाव स्टूडेंट्स पे पड़ता है।
तो हाउ वी शुड बी मोर आइडियल फॉर आवर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमें समझनी है। और अगर आप अपर प्राइमरी की तरफ गए तो जूनियर कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, तो धीरे धीरे से बच्चे का समय बाहर ज्यादा जाने लगता है। तो इसलिए हमें जरूरी है कि सिर्फ खुद का सोच के नहीं होने वाला, समाज भी अच्छा होना चाहिए, बिकॉज माई किड इज गोइंग टू लिव मोर इन द सोसाइटी देन इन माई हाउस देन विथ मी। तो जब हम बोलते हैं ना कि बाहर क्या है वो होने दो, ऐसा नहीं है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हमें होने वाला है। हमारी अगली पीढ़ी के लिए ऐसा समाज भी होना चाहिए कि जब वो बाहर जाए तो वहां भी वो वही सीखे जो हम उसे सिखाना चाहते हैं। इसीलिए योग का अष्टांग योग की जो शुरुआत है, दैट इज यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधेय अष्टावंग। अब ये बड़ा सा सूत्र है, उसमें हम नहीं जाने वाले। यम का मीनिंग है सोशल डिसिप्लिन। देयर आर वेरी गुड सोशल डिसिप्लिन एक्सप्लेन इन द योग, जो मैं चाहता हूं, मन से चाहता हूं कि ये स्कूल और एजुकेशन में अगर वो जाएगा तो एक ब्राइट स्टूडेंट, एक अच्छा व्यक्तिमत्व उसके अंदर निर्माण कर सकते, हु विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर हेल्दी एंड मोर हैप्पी इन द एंड मोर सक्सेसफुल इन द लाइफ। तो ये ऐसी सारी बातें उल्लेख योग में है। अब उसके बाद हायर सेकेंडरी में हम देखेंगे तो ही इज ऑलमोस्ट एक्सट्रीमली ऑलमोस्ट एक्सप्रेस्ड, यानी कि वो बाहर की दुनिया से कनेक्टेड है और वही एक दुनिया का हिस्सा है। तो ये जो उसका जो लाइफ स्पैन है, इसमें वो जो बच्चा है वो गढ़ रहा है, बन रहा है। वी ऑल आर लाइक, जैसे कि वो कुम्हार होता है, तो ये हम कुम्हार यानी कि उसे शेप देने का कार्य करें, पेरेंट्स एंड एजुकेशन सिस्टम। तो वो उस तरह से हमें उसे शेप देना है कि वो बहुत ब्यूटीफुल हो, और हम दे रहे हैं। मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं कहना है कि नहीं दे रहे, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो वो और ज्यादा अच्छा डेवलप हो पाएगा। बिकॉज ऐसे सूत्र उल्लेख हम योग शास्त्र में मिलते हैं। आमम कुंभम मेवान वस्तु जीरे माणा सदा, यानी कि ऐसा एक बहुत अच्छा श्लोक है कि जिसमें उन्होंने ये बताया है कि योग जो है वो एक अग्नि है, एक संस्कार की अग्नि, जिसमें हमें उसे तैयार करना है इस समाज में रहने के लिए। तो ये सारी बातें हैं जो मैंने आपको थोड़ा सा एज आपसे मैंने शेयर किया। उसके बाद अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ मिनिस्ट्री के स्टैटिस्टिक्स में आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हम ये समझें कि युद्ध क्या है। आप जरूर समझ रहे हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे और थोड़ा सा इंटेंसिटी से हम समझें कि आप ये पूरा अच्छे से बाद में रीड कर सकते हैं। बट उसका जो मेन सार है कि यंग वंस व्हेन नरिश्ड प्रॉपर्ली कैन ग्रो लाइक अ ह्यूज रेडवुड ट्री। अगर वो प्रॉपर्ली नरिश्ड होते हैं तो वो चमत्कार, यानी कि एक बहुत अच्छा एक्सप्लोरेशन, बहुत अच्छा डेवलपमेंट वो कर सकते हैं। जैसे कि साइंस हो या बहुत सारी बातें में बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से वो डेवलप कर सकते हैं। बट अगला लाइन उन्होंने अपने स्टेटिस्टिक में दिया है कि बट इफ नॉट कंट्रोल्ड और निग्लेक्ट कैन इरप्ट लाइक वोल्केनो। मैं हमेशा कहता हूं कि जो युवा पीढ़ी है उनको अगर सही मार्गदर्शन मिला तो चमत्कार होंगे, बहुत ज्यादा अच्छा डेवलपमेंट होगा। बट अगर ये ध्यान नहीं दिया गया तो ये विनाश की तरफ भी जा सकता है। दैट्स एनर्जी एंड हाउ वी हैव टू यूटिलाइज, दैट इज द पॉइंट व्हिच वी हैव। तो उसमें कहीं ना कहीं योग बहुत सहायता कर सकता है। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। सो नो कंट्री कैन अफोर्ड टू इग्नोर इट्स यूथ। तो हम किसी भी तरह से यूथ को इग्नोर करें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसमें हमें ध्यान देना आवश्यक है। अब थोड़ा सा और स्टैटिस्टिक की तरफ जाएंगे। आप ध्यान से सुनते रहें क्योंकि स्टैटिस्टिक थोड़ा सा हम क्विकली लेंगे ताकि जो मेन आगे हमारा टॉपिक है योग का उसे हमें समझना है। अब WHO का जो कहना है दैट उन्होंने एज को भी कैटेगराइज किया है। 15 to 18 इयर्स का जो एज है दैट इज एडोलेसेंट, और 19 to 24 एज है दैट इज यूथ, एंड 25 to 64 इज द एडल्ट एज। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि ऐसा एक स्टैटिस्टिक है कि टोटल ओवरऑल जो पॉपुलेशन है, ओवरऑल इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसमें से 30.9% का जो एज ग्रुप है दैट इज 10 to 24, यानी कि 30.9% एज ग्रुप इज 10 to 24, यानी कि ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है 10 साल से लेकर 24 साल के बच्चों के। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू क्लियर के। क्यों? बिकॉज ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 1210 मिलियन अगर पॉपुलेशन है तो 373 पॉपुलेशन का जो एज है दैट इज 10 to 24। ये कुछ प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं, अभी शायद अपडेट हुए रहेंगे तो हम बाद में चेक कर सकते हैं। तो ये जो 10 to 24 एज है इसको हम यूथ कह सकते हैं। अब अगले स्लाइड में देख सकते हैं कि इसलिए इसे कहा जाता है नोन एज क्रिटिकल फेज ऑफ लाइफ, क्योंकि ये ज्यादा बाहर की तरफ अभी लोगों से मिलना, बाहर जाना, एजुकेशन वो उतना घर में नहीं है जितना वो है। इवन घर पे भी है तो पेरेंट्स का अलग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हम आगे समझेंगे। इज अ पीरियड ऑफ मेजर फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस। इस एज में ही ज्यादा से ज्यादा मेजर चेंजेस फिजिकली, साइकोलॉजिकली
और बिहेवियर। आप देखिए जो बच्चा 10 साल तक जो स्वभाव है वो अलग है, लेकिन धीरे धीरे से उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है। अचानक हमें लगता है कि बच्चा तो जिद्दी होते जा रहा है, ये बच्चा तो अभी सुन ही नहीं रहा है। ये सारे चेंजेस जो है इस एज ग्रुप में अनुभव, और उस वक्त उससे ज्यादा जरूरी है हमारा गाइडेंस एल्डर्स का, एंड वी हैव टू बी रेडी विद दैट कि हम उससे क्या देना है। विद द सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप, यूथ इज द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। बट इसी के साथ ये पॉइंट भी बहुत समझना जरूरी है कि बहुत अच्छा विंडो है, एक अपॉर्चुनिटी है, उसको अगर हमने बराबर से मार्गदर्शन किया, बराबर से गाइड किया, तो रियली आई कैन से वो खुद का, परिवार का, नेशन का बहुत डेवलपमेंट जो हम कहेंगे ड्रास्टिक होलिस्टिक डेवलपमेंट वो कर सकता है। दैट सेट्स द स्टेज फॉर अ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव एडल्ट। तो ये एज है जिसमें हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यंग पीपल आर प्री अज्यूम्ड, लेकिन मैंने एक बात और देखी है कि यंग जो लोग हैं वो प्री अज्यूम्ड है। उन्हें ऐसे लगता है, मैंने बहुत सारे सेशंस कॉलेजेस में भी लेता हूँ, कभी कभी स्कूल्स में भी जाता हूँ, तो बहुत बार इवन बेचारे वहां के टीचर स्टाफ या जो ओरल कमेटी है वो भी बोलते हैं बच्चों का ध्यान ही नहीं है, सर आप बोलते हो लेकिन वो आते ही नहीं है, सुनते ही नहीं, अनाउंस करते हैं 100 लोगों को तो 20 ही आते हैं। तो उन्हें क्यों ऐसे लगता है कि जरूरत नहीं है? बिकॉज दे थिंक कि आज उनका हेल्थ अच्छा है, वो अपने आप अच्छा है और हमेशा अच्छा रहने वाला है। ये हमें पता ही नहीं है कि हमारा हेल्थ अच्छा रखने के लिए वी हैव टू डू समथिंग। बिकॉज ये जो एज है इसमें हमारे अंदर बहुत ज्यादा अच्छा एनर्जी होता है, जिस वजह से हमारी जो कुछ गलतियां भी अगर होती है खाने पीने में या लाइफस्टाइल में, वो एडजस्ट हो जाता है ड्यू टू दैट एनर्जी। The moment when you cross 25-30, so that energy starts reducing and then disease start increasing. तो तब इम्यून सिस्टम कम हो गया, वीकनेस आ गया, बीमारियां आ गई। वहां से रिवर्स आने से बेहतर है कि उस एज में जब वो एजुकेशन ले रहा है उसे ऐसे संस्कार हम दें ताकि वो प्रायोरिटी लिस्ट में हेल्थ को भी रखे। बिकॉज स्टार्टिंग के स्लाइड में हमने समझा हेल्थ विल बी द मेन की टू सक्सेस एजुकेशन के साथ। वो हेल्दी होगा तो ही वो आगे प्रोग्रेस कर पाएगा। एंड मच ग्रेटर नंबर ऑफ देखा जा रहा है यंग जनरेशन में ज्यादातर ग्रेटर नंबर की जो दिक्कतें हो रही है वो बिहेवियरल पैटर्न जो है वो बहुत बदला हुआ दिखता है। आप यंग जनरेशन के साथ मिलिए, कॉलेज जाइए, तो आपको पता चलेगा कि कितने बिहेवियरल चेंजेस है। और आजकल जेलसीज, फ्रस्ट्रेशंस, गुस्सा, इसी से सब भरते जा रहा है और इसे वो एक क्वालिटी समझा जा रहा है धीरे धीरे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो ये चीजों को कहीं ना कहीं बदलने के लिए योग कैसे सहायक है, ये बातें आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारा बिहेवियरल पैटर्न जो है which I can say is the hinder their ability to grow and develop their potential. ये जो गुस्सा, चिड़चिड़, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, ये सारी जो बातें हैं ये उसके हिंड्रेंस बनने वाले हैं एक बहुत अच्छे ग्रो होने में और डेवलप होने में। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये बातों का भी समावेश हमारे एजुकेशन में अगर होगा तो वी कैन बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड यूथ। अब इसलिए कहा जाता है कि इट्स अ क्रूशियल टू अंडरस्टैंड हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ दिस पॉपुलेशन, प्रोसेस एंड मैकेनिज्म दैट अफेक्ट देयर हेल्थ। अब इसलिए क्या होता है कि बहुत बार कठिन हो जाता है इस एज में समझना इनकी सारी परिस्थितियां और दिक्कतें। बट कॉमन प्रॉब्लम्स जो फेस अभी होते हुए मैं देख रहा हूँ वो नॉर्मली ओबेसिटी यानी ऐसा है कि कहीं घूमने जाना है तो भी खाना है, और खाना है तो भी जो प्रचलित है वो खाना है, हेल्थ से तो कोई बात ही उनकी है ही नहीं। ले तो ये कहीं ना कहीं मैंने गाइड करना है। आजकल आप देखिए तो सारा फास्ट फूड है, और फास्ट फूड अगर कोई स्टूडेंट नहीं भी खा रहा है तो उसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, और जो खा रहे हैं उन्हें लगता है क्या है ये नहीं खा रहे, आपके घास फूस खाने वाले हैं, फल खाने वाले, ऐसे कुछ चीजें कमेंट आ जाते हैं। तो हम कहीं ना कहीं एल्डर्स आर देयर टू प्रमोट दीज थिंग्स कि भी आपको आगे जाके हेल्थ की जरूरत पड़ने वाली है, प्रोग्रेस उसी से होने वाला है, तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दिस थिंग। ओबेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसमें मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स आपसे शेयर करने वाला हूँ। ओवरवेट और ओबेसिटी में क्या डिफरेंस है ये भी हम समझेंगे। स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है, डिप्रेशन बढ़ते जा रहे हैं, सुसाइडल केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अंडर न्यूट्रिशन। अब ये ज्यादातर फास्ट फूड पे ही रहेंगे तो न्यूट्रिशन कहाँ से होगा, एंड विदाउट न्यूट्रिशन कहाँ से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। देखिए प्रैक्टिसेस आर अ पार्ट, हम कितनी भी ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस करें उससे वो लंग कैपेसिटी बढ़ेगा, लेकिन जो एनर्जी चाहिए अंदर वो तो फूड से आने वाला है। तो उसके सिलेक्शंस के लिए हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना है। और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ये तो आप जितने लोग आज मुझसे एजुकेशन से जुड़े हैं ये तो आप जरूर समझ रहे हैं कि आज स्टूडेंट आपके सामने बैठते हैं 50 हमारे, कितना कंसंट्रेशन होता है, कितनी बार उन्हें बोलना पड़ता है अरे ध्यान से सुनो। यानी टीचर्स के फ्रस्ट्रेशन होने की बारी आ जाती है लेकिन उनका कंसंट्रेशन कभी नहीं। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच आवर students are facing right now.
और ग्रास्पिंग पावर, ये सारी हमारी मानसिकता की वजह से जो बात एक बार बोलने में समझ में आनी चाहिए वो 10 बार बोलने पे भी ध्यान में नहीं आता, ग्रास्प ही नहीं होता, और इस वजह से जो क्रिएटिविटी होना चाहिए वो नहीं होता। एंड द माइंड शुड बी क्रिएटिव, तो क्रिएटिविटी नहीं हो रहा है, सो अवर यूथ इज फेसिंग स्ट्रगल। इसलिए आज का हमारी जो युवा पीढ़ी है वो स्ट्रगल फेस कर रहा है। तो इस तरह से आप और भी बातें देख सकते हैं बिहेवियरल में, बहुत सारी आदतें, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ऑल दिस, टोबैको और सारी चीजें धीरे धीरे से होते जाती है। अब थोड़ा सा हमको स्टैटिस्टिक की तरफ जा रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को जो अगर प्रोग्रेस करना है तो इंपॉर्टेंट इज अटेंशन एंड अवेयरनेस। तो उसकी मैंने आपको थोड़े से स्टैटिस्टिक और कुछ पैरामीटर्स आपके सामने शेयर कर रहा हूं। उसमें से एक खाली मैं क्वेश्चन अगर लेता हूं कि आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टे फोकस्ड, I find it difficult to stay focused on what's happening in the present. I hope कि आपको क्वेश्चन ध्यान में आ गया कि मुझे कठिन होता है फोकस करना अभी प्रेजेंट सिचुएशन पे। ये आप अभी खुद को पूछें ताकि आप अभी इमीडिएटली टेस्ट कर सकते कि हाउ अटेंटिव एंड अवेयर वी आर राइट नाउ। मुझे जो चल रहा है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में मुझे फोकस करना कठिन हो रहा है। ऊपर अभी आप पढ़ सकते हैं ऑप्शन है ऑलमोस्ट ऑलवेज, कि almost always I find it difficult to stay focused what's happening in the present, यानी कि this is the lowest mark we can give for attention and awareness, right? जो अगर आप देखेंगे वो है almost never, यानी कि उसको highest mark किया गया है 6। almost never का meaning है I find it difficult to stay focused on what's happening in the present, almost never I find this because I'm always attentive। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे स्टूडेंट, या अगर मुझे स्टूडेंट सुन रहे हैं तो ये खुद को वो पूछें कि मैं कहाँ हूं। उसमें 4-5 ऊपर ऑप्शंस है, व्हाट इज माय लेवल ऑफ अवेयरनेस, अटेंशन, एंड नाउ यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द योग व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस, कि हमें इन लेवल्स पे काम करना है कि कैसे हमारे स्टूडेंट का ये जो ऑलवेज है, ऑलमोस्ट ऑलवेज से लेके ऑलमोस्ट नेवर तक उसे लेके जाना है। दिस इज द जर्नी विद द योग। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हाउ डू वी डिस्क्राइब अ पर्सन विद द मेंटल इलनेस। बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस और ये चिड़चिड़ापन, ये सारी बातें आर द मेन कॉज ऑफ लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो जितना हमारा स्वभाव विचलित होगा उतना ही कंसंट्रेशन और एकाग्रता नहीं होगी। तो ये कुछ देख सकते हैं कि किस तरह से वो वायलेंस का एक रेशो दिया गया है उसमें, कि मोर 25% जो है प्रोन टू वायलेंस है। तो इस तरह से यानी कि लेवल जब बढ़ जाता है फ्रस्ट्रेशंस का, तो टॉक टू देमसेल्व्स, ये सारे स्टेज से, लेवल्स है। अब ये हमें तय करना है कि ध्यान कहाँ देना है। जब वो प्रोन टू वायलेंस है वहीं पे अगर हम ध्यान देते हैं तो 56%, यानी कि वो वहां तक नहीं जाएंगे। बातें हमें कब उनको समझानी है, जब वो बेचारे उस स्टेज में है। लर्निंग स्टेज इज दैट, जो हमारा एजुकेशन एज है, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में शेयर किया। अब हम इमीडिएटली कुछ और स्टैटिस्टिक की तरफ बढ़ेंगे कि प्रिवेंटेबल डेथ्स इज द डिफरेंट थिंग। प्रिवेंटेबल डेथ यानी कि ऐसे डेथ हो रहे हैं जो प्रिवेंट किए जा सकते थे, और उसमें से एक है दैट इज ओबेसिटी, ओवरवेट। ओवरवेट होना यानी कि एक बीएमआई होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है। बॉडी मास इंडेक्स इज व्हाट, कि हमारे अवयव, ऑर्गन्स पे कितना वेट होने से वो हेल्दी काम कर सकते हैं, फंक्शन उनका हेल्दी होगा। जैसे कि लिफ्ट का उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। वहां पे लिखा रहता है 5%, 6% और 500 kg। देयर वी अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। कोई एक जन भी ज्यादा आ गया तो हम खुद बाहर आ जाते हैं कि नहीं, वो लिफ्ट बिगड़ जाएगा। और व्हाट हियर इन द फिजिकल बॉडी, ये वेट बढ़ते जा रहा है, तो जो वेट बढ़ने की वजह से घुटनों पर लोड बढ़ गया तो घुटने की समस्या हो गई, हार्ट के ऊपर लोड बढ़ गया, हर एक ऑर्गन के ऊपर लोड बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे से लाइफ स्पैन कम होना, और कोई ना कोई ऑर्गन जब ज्यादा वीक होता है तो उसके रिलेटेड कोई ना कोई समस्या होने लगती है। थोड़ा सा उदाहरण के लिए हमने समझा। अगर हम ओबेसिटी का स्टैटिस्टिक देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड ओबेसिटी हैज नियरली ट्रिपल्ड सिंस 1975। 1975 के बाद अभी तक, ये तो मेरे स्टैटिस्टिक फिर भी थोड़े बहुत पुराने हैं, 3 गुना बढ़ गए, यानी कि लोगों का वजन बढ़ते ही जा रहा है। 39% ऑफ एडल्ट्स 18 इयर्स के आसपास के जो बच्चे आर ओवरवेट, राइट, 39%, और 13% आर ओबेस। ओबेस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ ओवरवेट, यानी कि अगर हमारा बीएमआई है 25-30 के आसपास जा रहा है तो दैट इज ओबेसिटी। बिटवीन 25 के आसपास दैट इज ओवरवेट। और हमारे पास जब योग के लिए लोग आते हैं तो ऑलमोस्ट सुपर ओबेस कंडीशंस में ज्यादा आ रहे हैं, ओबेस में आ रहे हैं, ओवरवेट में भी मुश्किल है।
तो व्हाट इज दिस हैपनिंग ऑन, और ये बहुत सारे बीमारियों को जन्म देने वाली अवस्था है, राइट? So most of the countries, most of the world's population live in countries where overweight and obesity kills more people than underweight. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले का एक जमाना अलग था कि लोगों को शायद खाना नहीं था तो वो अंडर न्यूट्रिशन होकर डेथ हो रही थी, लेकिन अभी उल्टा हो रहा है, धीरे धीरे से ज्यादा खाना पीना हो रहा है, वेट बढ़ रहा है और मृत्यु हो रही है। तो दिस कैन बी टर्म्ड एज प्रिवेंटेबल डेथ्स। तो ये हमें बच्चों को बताना होगा, अपने एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं बातों का समावेश करना होगा। ऐसे व्हाट आई फील, जो मुझे लग रहा है कि ये बातों पे भी उन्हें ध्यान दे, बिकॉज उनका हेल्थ अगर अच्छा नहीं होगा तो प्रोग्रेस कैसे कर पाएंगे। सो ओवरऑल 340 million children and adolescents age 5 overweight or obese in 2016. So ये कुछ स्टेटिस्टिक है जिससे मुझे लगता है कि हमें सजग होना चाहिए। अब अगला पॉइंट आप देखते जाइए, दैट इज हाइपरटेंशन। हमारे ये सारे टॉपिक्स हुए हाइपरटेंशन पे, बहुत अच्छा हमारे गिरीश सर ने लेक्चर लिया, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज हाइपरटेंशन और उसके लिए क्या क्या करना है। बट फिर भी अगर हम देखेंगे तो 180 एडल्ट्स का रिकॉर्ड जब देखा गया तो उसमें से 89,200 बिटवीन एज ऑफ 18 to 39 वर फाउंड हाइपरटेंसिव, यानी कि 1 in 5 यंग एज इंडियन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। व्हाट इज हाइपरटेंशन? कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेस लेवल इज कंटिन्यूअसली हाई। सो व्हाई? क्या हम हमारे सिचुएशन हैंडलिंग को चेंज नहीं कर सकते? क्या कठिनाई सिर्फ हमारे ही जीवन में है? तो हर कठिन परिस्थिति को हाउ वी कैन फेस पॉजिटिवली, हाउ वी कैन फेस विदाउट इंक्रीजिंग आवर blood pressure. So these are things which we should learn and which we should train, and these all things are included in the yoga education. अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो there are heart diseases are increasing day by day numbers according to the global burden. अगर हम देखें तो stage standardization estimate 2010 तक है, that is 4.8% cardiovascular diseases, और डेथ तो आप सामने आप देख ही सकते, दैट इज रेट ऑफ 272 पर लाख पॉपुलेशन इन इंडिया, हायर देन द ग्लोबल एवरेज ऑफ 235 पर। तो इतना सारा ये हार्ट डिजीजेस बढ़ रहे। हार्ट डिजीज का रीजन क्या है? वन इज द हाइपरटेंशन एंड अदर थिंग इज द डाइट एंड फॉल्टी लाइफस्टाइल। आई कैन से कोलेस्ट्रॉल लेवल, डेंसिटी ऑफ द ब्लड बढ़ते जा रहा है क्योंकि हम ध्यान ही नहीं दे रहे। हमें लगता है ये सब बाद में करना है, हम रिटायरमेंट के बाद करेंगे, डाइट चेंज करेंगे, अभी कहाँ टाइम है हमारे पास। वी ऑलवेज गिव एक्सक्यूजेस for our health, priorities में वो आ ही नहीं रहे हैं। and then comes is the diabetes. अब डायबिटीज में इंडिया ऑलमोस्ट इज और विल बी फर्स्ट, इतने केसेस बढ़ रहे हैं डायबिटीज की। और मुझे बताते हुए समझ में नहीं आ रहा है क्या फीलिंग से मैं आपको बताऊं, अफसोस होता है कि व्हाट मैसेज वी आर गिविंग। ज्यादातर डायबिटीज इज नोन फॉर फॉल्टी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस। जो पीढ़ी दर पीढ़ी से आता है वो बहुत रेयर है, ज्यादातर जो है दैट इज स्ट्रेस ओरिएंटेड एंड लाइफस्टाइल ओरिएंटेड। तो यानी कि व्हाट इज दिस, इतना सब सामने हो रहा है कि हमारा लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट नहीं है, डाइट अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए ये सारे डिजीज बढ़ रहे हैं। तो ये कब हम सिखाने वाले थे कि स्टूडेंट एज के बाद कोई किसी के पास समय नहीं है। इसलिए मैं मन से, आरोग्य मंदिर का हर सदस्य मन से ये कोशिश कर रहा है कि इस पीढ़ी को ये सारी बातें समझाई जाए ताकि जब वो बाहर आए एक्चुअल लाइफ जीने के लिए तो दे शुड बी कंप्लीटली रेडी विद एवरीथिंग, बिकॉज उसके बाद वो वापस एजुकेशन लेने के लिए योग में नहीं आ सकते। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं आते, टाइम नहीं किसी के पास, एवरीवन इज बिजी टू गेन मोर एंड मोर, है ना। तो इसलिए ये थोड़ी सी बातें मैं चाहता हूँ कि हम समझें। एंड देन कम्स द डिप्रेशन। मुझे पता ही नहीं था कुछ साल पहले कि बच्चों में भी डिप्रेशन होता है, यंग जनरेशन में भी डिप्रेशन होता है। आई वॉज जस्ट कंसिडरिंग कि ये तो कुछ एज के बाद होता है, बाद में पता चलो तो यंग एज में डिप्रेशन। अब तो सोसाइटल केसेस आपके सामने हैं, मैं नहीं चाहता हूं मैं किसी का नाम लेने की भी जरूरत है, बट वो हम नहीं फेस कर सकते लाइफ को। डिप्रेशन में आपको विश्वास नहीं होगा 10 साल के नीचे के बच्चों में डिप्रेशन। आर वी रियली प्रिपेयरिंग आवर चाइल्ड? So these are some questions which are always making me to study more for our young generation, for our next generation. अब societal rates भी आप देख लें एक बार, close to 80,000 people die due to suicide every year, which is 1 person every 40 seconds. हर 40 सेकंड में एक अगर मृत्यु हो रही है, यानी कि आप सोचिए कितना फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन हमारा युवा पीढ़ी या स्टूडेंट बेस्ड जो पॉपुलेशन है वो
या इवन स्टूडेंट बेस नहीं भी हो, ओवरऑल भी हम फेस कर रहे हैं सभी जन मिलकर, तो कैसे हमारे लाइफ में वो क्वालिटी होगा जिससे हम बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। तो इस तरह से कुछ बातें हैं जो हम समझ रहे हैं। एंड देन थोड़ा सा मैं आगे लेके जा रहा हूं आपको, दैट इज द क्राइम। उसे भी हम फील कर सकते हैं, उसे भी हम समझ सकते हैं कि मतलब आप थेफ्ट, हम अगर बोलेंगे, ये सारी बातें ना योग से बहुत अच्छी जुड़ी हैं। उसमें एक अष्टांग योग में बताया जाए अस्तेय, अस्तेय यानी कि चोरी न करने। मैं जब ऐसे ही बोलता हूँ तो लोग बता रहे हमें क्यों बता रहे आप, हम कहाँ थेफ्ट, ये थीफ थोड़ी है, राइट। बट अगर हम नहीं है तो भी ये समाज में प्रवृत्ति तो बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उसे तो ध्यान देना है। सामने कुछ रिकॉर्ड है, देयर आर 2,49,000 केसेस रजिस्टर्ड इन अ ईयर 2018 और उसमें से 80% वर थेफ्ट। तो और ऐसा भी तो नहीं है कि सारे के सारे इलिटरेट लोग ही है जो क्रिमिनल्स में जा रहे हैं। तो ये एजुकेशन लेने के बाद भी क्यों ऐसे हमारे मन की मानसिकता और प्रवृत्ति है कि हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्रिमिनल साइड भी हमारा यूथ जा रहा है। तो ये सारी बातों पे बहुत अच्छा गाइडेंस योग के जो ग्रंथ है मैंने उसमें देखा है, पढ़ा है, स्टडी किया, एंड आई कैन वेरी मच लिंक ऑल दिस थिंग टू दैट, ऑल दिस थिंग्स। तो इस तरह से ये आप बाकी सारे आपके सामने रिकॉर्ड्स है, तो आप देख सकते हैं 32,24,167 रिकॉर्ड्स आर देयर जो कंप्लेंट फाइल किए गए हैं। जो फाइल नहीं किए गए तो वो तो अलग ही है। देन नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस इन इंडिया, आप देखिए 2011 में देयर वर ओनली 13,301 केसेस, 2015 तक रीच टू 3 लाख, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड टेक दिस मोर होलिस्टिकली। अब हमारे हाथ में जितना अभी तक हमने समझा है, यूथ को अगर हमें सक्सेस देना है, हमारी जो बचपन से ही जो एजुकेशन में जैसे ही बच्चे आ रहे हैं उनको अगर सक्सेस तक लेके जाना है, तो आप के सामने जो भी स्लाइड है उसमें दो बातें हैं। एक तो ये सारे ऑब्स्टेकल्स है जो अभी हमने समझे, डिजीज, फ्रस्ट्रेशन, वायलेंस, क्राइम्स, एंजाइटीज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंड ऑलवेज दे आर लो रेस्पॉन्सिव टू मेनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। थिंकिंग जो है वो डिस्ट्रक्टिव होते जा रहा है। तो ये यूथ हमें चाहिए, ये हो रहा है, इसीलिए तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स सामने आ रहे हैं, राइट। भले वो उसकी तादाद कम हो ज्यादा हो आप डिसाइड कर सकते हैं, और हो सकता है कि मेरा कुछ नॉलेज और अपडेट होना होगा, दैट आई एम रेडी टू डू दैट, आई एम डूइंग दैट। बट दूसरा रास्ता ये है, अगर हम उनको प्रोग्रेस चाहते हैं तो दैट इज होलिस्टिक हेल्थ, काम माइंड, नॉन वायलेंस, गुड थिंग्स फॉर सोसाइटी, स्ट्रेस फ्री माइंड, मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स एवरीथिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, कंस्ट्रक्टिव यूथ अगर हमें बनाना है तो मुझे लगता है कि योग का बहुत अच्छा फायदा हमें इन बातों के लिए हो सकता है। तो अब हम इसलिए आगे जाएंगे, थोड़ा सा योग क्या है उसको समझेंगे, ठीक है। तो अब योग की जो ग्रंथ की शुरुआत होती है, पतंजलि योग सूत्र की जो शुरुआत होती है वो है, पहला सूत्र है अथ योगानुशासन। सो दैट इज अथ योगानुशासन, यानी कि अब से योग का डिसिप्लिन। तो मैं सचमुच में चाहता हूं कि हमारे एजुकेशन में थोड़ा सा योगिक डिसिप्लिन अगर आ जाए तो वी कैन डू वंडर्स। बहुत अच्छा एक चेंज हम फील कर सकते हैं। तो अनुशासन, यू ऑल नो द डिसिप्लिन, द योगिक डिसिप्लिन। और ये अनु का और एक मीनिंग होता है दैट इज अनुभव करने। तो ये सिर्फ वर्बल नहीं है, बहुत सारे लोग मैंने देखा है, जस्ट एक्सक्यूज मी, मैं अगर आप मेरे साथ कोई योगिक भी इससे जुड़े हैं तो मैं ये किसी को पर्सनली नहीं बोल रहा, लेकिन मैंने ये फील किया है कि योगिक नॉलेज लेने के बाद भी बहुत ऐसा होता है कि वी आर इनटू ओनली एक्सप्लेनेशंस, बट योगा इज मोर फ्रॉम एक्सप्लेनेशन, दैट इज प्रैक्टिकली वी हैव टू एक्सपीरियंस। हमें सिर्फ ये सुनना और बोलना और बताना नहीं है, ये करना है, वी हैव टू लिव अकॉर्डिंगली, दैट इज। इसलिए वो अनु का मीनिंग है कि हमने समझा है, अब उसका प्रैक्टिकली हमने अनुभव किया है, और ये अनुकरणीय है, यानी आपको देखकर आपसे सीखकर कोई और भी इस तरह से कर सकता है, दैट इज योग अनुशासनम। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सो नाउ इट इज अप टू अस, जैसे मैंने आपको कहा कि हमें किस तरफ लोगों को, स्टूडेंट को लेके जाना है। पर्सनली आई फील there is at most important to educate our children, youth, to live a better and holistic, blissful and successful life. So there is a need to include yogic theoretical and practical knowledge in a systematic way. So we would like to have future generation not only financially sound, along with that they should have healthy, happy and successful, satisfied life. तो ये थोड़ी सी कुछ बातें हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि योगा जो है that is actually for achieving a better quality of life. अब हम हमारे आज के मुख्य टॉपिक की ओर जा रहे हैं, तो थोड़ी देर आप बने रहें, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि समय पे से हम पूरा करें, बट ज्यादा फास्ट होगा तो थोड़ा सा समझना कठिन हो सकता है। सो योगा इज अप्लाइड साइंस
a systemized discipline to achieve an intended goal. अब थोड़ा सा योगिक को नॉलेज को कहां से शुरू हुआ, थोड़ा सा मैं आपसे ब्रीफ करता हूं कि योगिक नॉलेज जो है ऐसे कहा जाता है कि 5 से 10 हजार साल पुराना है। मैं ज्यादा आपको डिटेल में नहीं शेयर करता क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इसे जरूर समझें। तो वैदिक पीरियड उसे कहा जाता है, दैट वाज अराउंड 5000 इयर्स अगो। और तब आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ऐसे वेद थे जिसमें पूरे लाइफ को डिस्क्राइब किया गया है कि हाउ यू टू लिव लाइफ एज अ होल। अब उसके बाद का जो नेक्स्ट पीरियड आया दैट इज कॉल्ड प्री क्लासिकल युग। जो पहला है दैट इज वैदिक पीरियड एंड सेकंड इज द प्री क्लासिकल युग। तो प्री क्लासिकल में हमारे उपनिषद आ जाते हैं जिसे हम वेदांत भी कह सकते हैं। तो उपनिषद में भी वही बताया है कि लाइफ को कैसे जीना है। ये थोड़े 2-3 स्लाइड आपके लिए बोरिंग हो सकते हैं, लेकिन जस्ट बी विथ मी बिकॉज इतने भी बोरिंग नहीं होंगे बिकॉज ये आगे कनेक्ट करने वाला हूं मैं। एंड थर्ड इज द क्लासिकल योगा। तो क्लासिकल योगा इन अब प्री क्लासिक जो वैदिक पीरियड इज अराउंड 5000 इयर्स अगो, और जो ये क्लासिकल योग का जो पीरियड है दैट इज 2500 इयर्स अराउंड। और वो काल है पतंजलि मुनि का। पतंजलि बहुत अच्छा एक सूत्रबद्ध एक उन्होंने ग्रंथ लिखा जिसमें कंप्लीट एंटायर लाइफ के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया हाउ वी हैव टू प्रोग्रेस इन आवर लाइफ स्पिरिचुअली। अब उसके बाद आता है पोस्ट क्लासिकल। तो जो पोस्ट क्लासिकल यानी कि मॉडर्न योग है जिसमें अभी आप बहुत सारे हम अभी जितनी भी प्रचलित इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े योग गुरु हैं, ये दीस ऑल कम्स इनटू पोस्ट क्लासिकल। तो ऐसे ही पीरियड है, लेकिन योग का अगर एक्चुअल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा है। ये जब मैं बोलता हूँ तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही बम्बार्डमेंट हो रहा है, ये मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण ऐसे सब वर्ड आ जाते हैं। तो कभी कभी हमारे यूथ तो डर जाते हैं, बाप रे ये क्या बता रहे हैं आप, है ना। तो लिबरेशन, इनलाइटनमेंट, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। इवन नॉट ओनली स्टूडेंट, मैं आपको ये शेयर करूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं पर्सनली किसी को बुरा लगे इसलिए नहीं, नॉट इंटेंशनली, बट मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। स्टूडेंट तो छोड़िए, बड़े भी नहीं समझ पाते, वो भी बोर हो जाते हैं, बाप रे क्या बातें कर रहे हैं आप, मोक्ष विक्ष कैवल्य ये नहीं चाहिए। इवन मैं बहुत सारे स्कूल अथॉरिटीज, कॉलेज अथॉरिटीज में जाता हूँ, बोलते ये क्या, ये बच्चों को सिखाने वाले हैं, कोई नहीं आएगा पढ़ने। तो आर वी देयर टू गिव स्टूडेंट व्हाट दे वांट, और आर वी देयर टू गिव देम व्हाट इज राइट फॉर देम? तो इज दिस अ काइंड ऑफ थिंग व्हिच वी आर थिंकिंग? अगर मैं एडल्ट हूं, मैं जानता हूं कि उसे क्या चाहिए, तो मुझे उसको वही देना है। अगर ऐसा होता तो स्टूडेंट को और भी टॉपिक है जिनमें इंटरेस्ट नहीं रखते, उनको तो हम पढ़ाते हैं, फिर यही क्यों स्किप हो जाता है? ठीक है, तो फिर भी हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए ये बड़े बड़े जो वर्ड्स को साइड में रखेंगे, ठीक है, देने देंगे। एटलीस्ट व्हाट आई एक्सपेक्ट कि हमें इन बातों पे ध्यान देना चाहिए जो आपके सामने है, दैट इज सेल्फ हीलिंग। वी शुड इंट्रोड्यूस योगा टू देयर लाइफ फॉर सेल्फ हीलिंग। You can definitely do with the help of your negative blockages. हमारा माइंड कंप्लीटली एक नेगेटिव ब्लॉक में है। आपको मैं एक बहुत अच्छी तरह से बात बताना चाहूंगा कि सचमुच में हमारी जो प्रवृत्ति कैसी हो गई पता है आपको? आप फील करेंगे कि हमसे कोई हंसता भी है ना, तो मन में लगता है कुछ तो इसका होगा, या ऐसे नहीं हंसा है। यानी कि आजकल हंसना भी गुनाह, यानी कि हम ये भूल ही गए हैं कि नॉर्मल लाइफ इज विद द स्माइल। ये एनर्जी ब्लॉकेजेस हो गए, ऑलवेज अवर माइंड इज नेगेटिव। जो भी कोई बात करता है, आप आज के बाद गौर करें। दिस इज अ वेरी गुड लेसन। मैं यहाँ पे आपको लेसन यानी कि याद करने जैसी बात आपको कहता हूँ कि दिन खत्म होने के बाद एक प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक नोट बनाए डायरी कि पूरे दिन में आपको कितने लोग मिले, उसमें से कितने लोग आपको ऐसे लगा कि ये सही थे या अच्छे थे। यू विल सरप्राइज, एक भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं है कुछ अच्छा ही देखने की किसी में। आपको राउंड एंड अराउंड ऐसा घूम के मिरर दिखेगा, हाँ ये अच्छा मिला मुझे, यानी कि मैं खुद। और हमें लगता है कि मेरे अलावा तो कोई अच्छा होना डिफिकल्ट है और मुझसे समझदार होना तो संभव ही नहीं है। दिस इज सम काइंड ऑफ फीलिंग व्हिच वी आर हैविंग। तो पूरे दिन ये प्रवृत्ति को चेंज करना इंपॉर्टेंट। यही नेगेटिव ब्लॉक क्रिएट होता है अंदर, कि ये पूरे दिन में नोट बनाए कि पूरे दिन में मुझे कितने व्यक्ति ऐसे मिले जो जिनमें मुझे कुछ गुण दिखा। वी आर वेरी गुड इन फाइंडिंग आवर गुण, बैड थिंग्स इन द others and good things in self.
बट हमें थोड़ी सी क्वालिटी लानी है कि हो सकता है कि किसी और में भी कुछ गुण हो। ये जैसे जैसे हम शुरू करेंगे तो हमें पता चलेगा वेयर वी हैव टू करेक्ट आवरसेल्फ, और धीरे धीरे से ये चीजें चेंज होगी। क्योंकि जैसे ही चार लोग मिलते हैं यही बातें होती हैं, उसने क्या गलत किया, उसने क्या बुरा किया। इज दिस द राइट थिंग टू स्पेंड आवर टाइम? ये जो समय है पहले ही बहुत वैल्यूएबल है, और इसमें धीरे धीरे से आप फील करेंगे एक दूसरे की जब हम बुराइयां करते हैं तो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, ऑटोमेटिकली हार्मोनल इंबैलेंस होने लगता है और हेल्थ बिगड़ने लगता है। सो व्हाट व्हाई वी आर देयर इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस? तो हमें ये कुछ बातों को समझना है। जैसे ही कोई मिले तो आप देखिए, सुनिए, आपको कोई ठीक नहीं लगा तो जरूरी थोड़ी आप दूसरे को जाके बताएं कि करना है, तो कुछ उसके गुण कैरी करिए, अवगुण क्यों उसको स्प्रेड कर रहा है, वही फीलिंग्स आगे फ्रस्ट्रेशन में डेवलप हो जाती है। रिमूविंग टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, ये हमें स्टूडेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है बताना कि हमारी शरीर के अंदर अशुद्धि है। आज सैनिटाइजेशन, कोरोना क्या है, सबसे ज्यादा हाइजीन इज इंपॉर्टेंट। तो यानी कि क्या हम वेट करेंगे कोरोना जैसी खतरनाक बीमारियां आए तब हम इस तरफ जाएंगे? ऑलरेडी ग्रंथों में इतनी अच्छी प्यूरिफिकेशन मेथड सिखाए गए हैं कि आप पढ़िए, जिन्होंने पढ़ा है मैं बोलता हूँ वो सौभाग्य है। और मैं खुद को भी बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे जीवन में कहीं तो ऐसा एक मोड़ आया कि मैं इस तरफ मुड़ गया। कि एक शौच वर्ड है, जरा अष्टांग योग में नियम बताए गए हैं, यम नियम अष्टांग योग है, नियम है शौच, यानी कि उसमें नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। तो पहला है शौच। शौच यानी कि शुद्धि, क्लींजिंग, यानी कि हजारों साल पहले भी इस क्लींजिंग पे फोकस किया गया था। और क्लीनिंग में उन्होंने जो बताया है, आपसे मैं थोड़ा एक मिनट शेयर करना जरूरी समझ रहा हूँ। दो प्रकार की शुद्धि है, अंदर और बाह्य, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो हम बाहरी शुद्धि हम भी करते हैं, रोज नहाना, मुंह धोना, अभी तो पता नहीं कितनी बार, अनगिनत बार हाथ धोना वगैरह चल ही रहा है, ठीक है। बट ये है बाह्य शुद्धि। ये बाह्य शुद्धि भी ग्रंथों में आप देखेंगे तो जो आज हम कर रहे से बहुत कम है, इतनी डिटेल में डिस्क्राइब है। उसके बाद वो ज्यादा फोकस करते हैं अंतर शुद्धि, इंटरनल क्लींजिंग। बिकॉज मैक्सिमम रीजन, अभी हमारे कौस्तुभ सर ने भी आपको डिटॉक्स और नेचुरोपैथी में बताया कि कितनी सारी बीमारियों का कारण है अशुद्धि। अगर ये क्लींजिंग प्रोसेस हम करते रहेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते। तो क्या ये नॉलेज हमें हमारे बच्चों तक लेके जाना चाहिए। और अशुद्धि तो है बाहर, पोल्यूशन में इम्प्योरिटीज है, खाने में इम्प्योरिटीज है, तो अंदर सारा इम्प्योरिटी स्टोर हो रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन, बाप रे, आप पूछेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आजकल मुझे तो बहुत कम लोग मिल रहे हैं जिनको बिना दवाई के मोशंस क्लियर हो रहे हैं। तो दैट इज इम्प्योरिटी विच इज गेटिंग डिपॉजिट इन द सिस्टम। और थर्ड शुद्धि उन्होंने बताई, जो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, दैट इज मानसिक शुद्धि। अंतर शुद्धि में यानी कि देखिए 3 शुद्धियां हैं, वाचिक यानी कि वाणी की शुद्धि। आप आज का जनरेशन का, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मुझे किसी से कंप्लेन नहीं है, लेकिन वट एवर आई एम एक्सपीरियंसिंग आई एम शेयरिंग विथ यू। भाषा कितनी अशुद्ध है, ऐसे ऐसे वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं जो सुनते ही किसी को दुख हो जाए और तकलीफ हो जाए, यानी कि हिंसात्मक वर्ड हो गए और बैड वर्ड्स इन द लैंग्वेज यू कैन सी। तो व्हाट इज ऑल दिस शोइंग? तो ये भाषा अशुद्ध हो रही है, जो विचार अशुद्ध हो रहे हैं, तो इतना शुद्धि पे एम्फसाइज किया गया है योग में। तो ये थोड़ा सा नॉलेज अगर हमारे स्टूडेंट एज तक जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा जनरेशन जो है नेक्स्ट वो डेवलप हो सकता है। तो रिमूविंग टॉक्सिन्स एंड देन इंक्रीजिंग पर्सनल पावर एंड अवेयरनेस। तो ये सारे जब हम मेथड फॉलो करेंगे ऑटोमेटिकली विल सी द इंक्रीज होता है उनका इंटरनल पावर एंड अवेयरनेस। एंड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग अटेंशन, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, जो हम चाहते हैं। That's everything is possible with the practice of yoga. तो ये जो एजुकेशन में अभी जो डिफिकल्टीज होती है कि बच्चे समझ नहीं पा रहे या स्कोर नहीं हो रहा है, कितना टेंशन बच्चों को, 90 मार्क्स, 95% मार्क्स, वो बार बार याद करते हैं तभी भी बातें भूल जाती है। तो ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने होलिस्टिकली उसको चेंज किया। एंड आज हम समझने वाले कुछ मेमोरी को भी, तो इतना अच्छा हमारा मेमोरी भी शार्पन होता है, रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड टेंशन बाय एक्टिवेटिंग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब कुछ बातों को डिटेल्स में नहीं जा रहे, तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि इतना तो योगिक नॉलेज हमने हमारे स्टूडेंट को देना आवश्यक है। बट और आगे प्रेजेंटली जो योग में देखता हूं एजुकेशन सिस्टम, वो ये आपके सामने है, बिकम ओनली अ पीटी एक्सरसाइज। बहुत सारे स्कूल्स में आजकल मुझे कहा जाता है सर हम योगा लेते हैं, सिखाते हैं, बट वो क्या है, पीटी एक्सरसाइज। यानी कि मुझे पीटी एक्सरसाइज कोई शिकवा नहीं है, वो अपनी जगह परफेक्ट है,
लेकिन पीटी का यानी फिजिकल ट्रेनिंग, यानी कि उन्होंने योग को सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज के तौर पे ही लिया है, एंड दैट इज द ओनली लिटिल पार्ट ऑफ द योगा। जैसे मैंने आपको कहा 195 सूत्र में से 3 ही सूत्र है जो आसन लिखे गए हैं, क्यों हम 192 सूत्रों को स्टूडेंट तक नहीं लेके जा पा रहे हैं? वो उसके लिए मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूँ कि इतना गहरा नॉलेज है, थोड़ा सा हमें लेके जाना चाहिए। तो सिर्फ उनको एक्सरसाइज के तौर पे हमें नहीं लेना है। प्रैक्टिस आसना बाय फोकसिंग ओनली फ्लेक्सिबिलिटी। मुझे कभी कभी बेचारे, देखो उनकी भावना अच्छी, आई रिस्पेक्ट एवरी एजुकेशन सिस्टम्स जो फीलिंग्स है, वो मुझे बेचारे पता है, बिकॉज दे नो ओनली दैट योग प्रोबेबली। तो वो बेचारे मुझे बता, देखो सर हमारे बच्चे सर्वांग आसन कितना अच्छा करते हैं, हलासन कितना अच्छा करते हैं, हाउ दे आर फ्लेक्सिबल। सो इज ओनली योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी? दैट्स द लिटिल पार्ट ऑफ योग। फिर आता है कुछ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हम ले लेते हैं, कभी कभी छोटे मोटे प्रेयर्स ले लेते हैं, और हमें लगता है कि हो गया, हमारे जो अभी इंस्टीट्यूशन में योगा आ गया, और अब हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि योगा के सारे फायदे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? हमने तो योगा का पार्ट लिया, तो पार्ट ही फायदा मिलने वाला है। सेशंस भी कभी कभी ऐसे होता है कि हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, हो गया। इज दिस सफिशिएंट? एंड थियोरेटिकल नॉलेज तो बहुत है, ना के बराबर, पता ही नहीं। हम थियोरेटिकल नॉलेज भी कौन सा देते हैं, ये आसन से बैक पेन ठीक होता है, ये आसन से नी पेन ठीक होता है। आर योगा ओनली थेरेपी? दैट इज ऑल्सो लिटिल पार्ट ऑफ दैट। लिटिल पार्ट यानी कि उसका भी मेजर रोल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आज इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, तो अगर मेडिसिन के अलावा योग का सहारा लेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ योग थेरेपी है ऐसा भी नहीं है। अब हिस्ट्री एंड डेफिनेशन तो मैंने हार्डली रेयरली कहीं देखा है कि हम एक्सप्लेन करते कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आसन। अब मेरे साथ जितने योग के लोग जुड़े, उन्हें शायद तुरंत वो सूत्र याद आ जाएगा, लेकिन जो योग से जुड़े नहीं है वो जरूर खुद को पूछेंगे कि व्हाट इज योग इफ आई आस्क यू। तो उसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं, पतंजलि मुनि ने खुद ग्रंथ में दिया है, दैट इज योगस् चित्तवृत्ति निरोधः। तो योग यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, यानी कि इस चंचल विचलित मन को शांत करना एक प्रकार से, दैट इज योगा। तो क्या वो चीजें हम बच्चों तक लेके जा पा रहे हैं क्या? और उसके बाद आसन की भी अगर मैं डेफिनेशन पूछता हूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आसन बाय पतंजलि? इज द स्थिर सुखम आसन। तो आर वी ट्रेनिंग अ स्टूडेंट? देखिए एक एज है, ये स्थिरता वगैरह, इसके लिए प्रॉपर नॉलेज इंपॉर्टेंट है। एक सर्टेन 12-13 साल की एज तक के बच्चों को डिफरेंट वे से योगा प्रैक्टिस सिखाने हैं। 12-13 साल के बाद के बच्चों का, क्योंकि तब तक एक प्रोसेस ऑफ ऑसिफिकेशन होता है, बोन्स की डेवलपमेंट, अंदर ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है। वी शुड नो, वी शुड हैव दैट नॉलेज कि हाउ वी हैव टू ट्रेन योगा प्रैक्टिसेस टू सर्टेन एज, राइट? तो इस तरह से डेफिनेशन से अगर हम सिखा रहे हैं तो दैट माइट हेल्प, बट वो नहीं हो रहा जा रहा था। एंड देन डेफिनेशन ऑफ प्राणायाम, अगर डेफिनेशन नहीं पता है तो लेफ्ट से सांस लो, राइट से छोड़ो, राइट से लो, लेफ्ट से छोड़ो, दीर्घ सांस लो, छोड़ो, ये हो रहा है। लेकिन डेफिनेशन नहीं है तो माइट वी कैन मिस वेरी गुड बेनिफिट्स ऑफ दैट। तो डेफिनेशन ऑफ डीप रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन इज आल्सो एट मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज़ रेस्ट इज द बेस्ट हीलर। तो ये सारी बातें हैं जो अभी इतना ही हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि इसे इनहांस किया जाए। अब नेक्स्ट हम स्लाइड में समझ रहे हैं व्हाट आर द कॉजेस। इसका कॉज है पार्शियल नॉलेज ऑफ नॉलेज, पार्शियल नॉलेज ऑफ योगा। आप सामने पिक्चर देख सकते हैं कि सेम प्रैक्टिस दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, पर अगर जिसको पार्शियल नॉलेज है तो उसको ऊपर वाला जो स्लाइड है उसके लिए वो भी बराबर है, और ऐसे प्रैक्टिस में देख रहा हूं हो रहे हैं तो दे आर नॉट अप्रोप्रिएट, तो कैसे उससे बेनिफिट होगा? एंड देन उसके बाद हम देखने जा रहे हैं, और उसके बाद और एक मिसकंसेप्शन है, वो मिसकंसेप्शन ये है कि हमारे खुद की लेस प्रायोरिटीज है टुवर्ड्स हेल्थ, एंड हेल्थ विल बी ऑटोमेटिकली रिमेन गुड, ऐसा हम सोचते हैं। ये ऐसे मिसकंसेप्शन से हमें बाहर आना चाहिए। नाउ क्विकली वी विल सी द नीड ऑफ योगा बेस्ड एजुकेशन, कि योगा बेस्ड एजुकेशन क्या है। Because during last many years I have tried to bring yoga into homes and school and colleges, but there was a great misunderstanding which I felt was about yoga when I was a child also. It was thought that yoga was only for those people who are finished with the life. ये सारी चीजें मैंने एक्सपीरियंस की है जब मैं योग को लेके कहीं गया इंस्टीट्यूशंस में। If anybody was to practice yoga at young age, people yoga so early, इतना जल्दी आप क्या? हमारे पास क्लासेस में भी आते हैं बेचारे, वो बाहर खड़े रहते हैं, तो मैं उनको पूछता हूँ जाइए अंदर, तो बोलते नहीं मैंने मम्मी को लाया है, उनको प्रैक्टिस चाहिए, मुझे नहीं। तो व्हाट दिस शोज कि उन्हें भी लगता है कि ये बाद में कभी जरूरत पड़ने वाली है, अभी जरूरत नहीं है। So even now many people still think that yoga is only a pastime for retired people,
but I always felt that yoga has more to do with the evaluation of the human mind and the body. So मैंने आपको कहा योगा चित्तवृत्ति विरोधा बहुत इंपॉर्टेंट है. when you want to prepare, अब देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि हमें उसमें डालना है. उसके बाद हम थोड़ा सा देखने जा रहे हैं कि अगर हमें योगा का एजुकेशन बेस्ड सिस्टम में इंक्लूड करना है तो प्रिपेयरिंग ऑफ द माइंड इज इंपॉर्टेंट. तो प्रिपरेशन ऑफ माइंड मीन्स व्हाट, कि व्हेन यू वांट टू प्रिपेयर अ गार्डन फॉर एग्जांपल, grow flowers, trees, what we do normally, do we just sprinkle the seeds? क्या हम जस्ट बाहर जाते हैं और सीड स्प्रिंकल करते हैं क्या? कितना अच्छा उसका तैयारी करते हैं. Many people might do that, but nothing would grow. वैसे आप बीज डाल देंगे तो मुश्किल है कुछ उसमें से ग्रो होना, because we need to prepare the soil to have a good crop or have a good flowers. So first we have to prepare the soil, make it soft and pull out the weeds. आप समझ रहे हैं कि इस तरह से प्रिपरेशन है कि माइंड को हमें उसका यानी कि सॉइल को सॉफ्ट करने जैसा, पुल आउट द वीड्स, उसके अंदर जो नेगेटिव बातें उसको निकालना. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है समझना, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें मुझे इतना श्योर है कि अगर अभी आपको ध्यान में ऐसे भी आया कि नहीं समझ रहा है तो भी दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड, कहीं ना कहीं वो बातें और क्लियर होगी. देन वी कैन सो द सीड्स. एक्चुअली सॉफ्ट सॉइल we can sow the seeds and they will grow into nice flowers and fruit bearing tree. The same law applies to human mind. The mind has to be prepared for accepting the seeds. अभी हम किसी को नॉलेज दे रहे हैं ना, अभी मैं भी आपको बता रहा हूँ, तो हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है. तो आप बच्चों को कितना भी अंदर डाले वो जा ही नहीं रहा, because their mind is not ready to receive. तो माइंड का प्रिपरेशन का एक बहुत अच्छा टॉपिक है. योग में ये सारे तरीके दिए गए, हाउ यू टू प्रिपेयर द माइंड. देयर आर सर्टेन स्टेजेस वेयर नथिंग गोज इनटू द हेड. श्योरली यू हैव मेट, यानी कि आप जरूर कुछ लोगों से मिले होंगे जिनको आपने 10 बार बताया लेकिन उसको कोई ध्यान में ही नहीं आया. व्हाटएवर यू टेल देम फॉल्स ऑन डफ ईयर. बस ऐसे ही वो जा रहा है. नथिंग पेनिट्रेट्स इन देयर माइंड. दे आर लाइक हार्ड सॉइल्स. जैसे कि हार्ड सॉइल होता है, तो हमें पहले एजुकेशन, अगर योगिक की मैं बात करूं कंसेप्ट की, उस लेवल पे काम करना है ताकि उनको रिसेप्टिविटी आए. एंड द बेस्ट सीड विल नॉट डेवलप. वो कितना भी अच्छा सीड होगा, यानी कि मान लो कि आप कितने भी अच्छे एजुकेटर है, कितना भी अच्छा नॉलेज आप दे रहे हैं, बेस्ट आप कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर वो जा नहीं पा रहा, बिकॉज हिज माइंड इज नॉट रेडी, नॉट प्रिपेयर्ड. सो नो मैटर हाउ मच यू वर्क ऑन इट, it will not penetrate. Then there are some people who are like soft soil. कुछ आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे कि जिनको आप एक बार बताएंगे they quickly understand the things. So that mind preparation is required basically starting. So important in yoga is that we try to transform the quality of consciousness. Then everything can be planted in the mind without any obstruction. अगर mind का preparation है तो बिना किसी obstruction के easily you can plant that seeds. You can see growing it very well. And that is called receptive minds. So हमारा सबसे पहला काम है रिसेप्टिव माइंड के लिए बहुत अच्छा एक भगवद गीता में श्लोक है, दैट इज योगः कर्मसु कौशलम. तो योग क्या है उनका, उन्होंने बताया है कि कर्मसु कौशलम, सुबह उठ के 1 घंटा प्रैक्टिस करना वो ठीक है, लेकिन कर्मसु कौशलम का मीनिंग है कि आप जो भी करें, कार्य आप करें, अभी आप मुझे सुन रहे हैं, मैं बहुत बोल रहा हूं, तो आई शुड डू दैट विद कंप्लीट अवेयरनेस. और ये अवेयरनेस से किया हुआ काम का रिजल्ट इज सक्सेस. दिस इज व्हाट इज स्टेटेड इन ग्रंथास. अब नेक्स्ट थोड़ा सा इन बने रहे. एजुकेटिंग द होल ब्रेन मीन्स व्हाट. अब ऐसा है कि इन द प्रेजेंट देखिए ब्रेन के 2 हिस्से हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, और दोनों हिस्सों का अलग अलग काम है. लेफ्ट इज लुकिंग आफ्टर राइट एंड राइट साइड ऑफ बॉडी फिजिकल, एंड राइट इज लुकिंग फॉर द लेफ्ट. ऐसा ये पूरी रचना है. सो द इन प्रेजेंट एजुकेशन है लेफ्ट ब्रेन, एंड जिसे हम स्कूलिंग ब्रेन कह सकते हैं, प्योरली इंटेलिजेंट ट्रेनिंग जो है वो चल रही है. रिस्पॉन्सिबल, और वो जो साइड है ब्रेन का रिस्पॉन्सिबल लॉजिक्स, यानी कि जो लॉजिकल सच यानी कि इस तरह से, जैसे कि अभी साइंस के सब्जेक्ट हैं, और साइंस हो या मैथमेटिक्स हो, ये सारे सब्जेक्ट जो रिलेट करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे
लेफ्ट ब्रेन से रिलेट करते हैं। तो हमारा अब फोकस क्या है और क्या होना चाहिए, थोड़ा सा मुझसे समझ नहीं जा रहा है। अब राइट हेमिस्फीयर का कार्य क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड इज मोर आर्टिस्टिक, दैट इज मोर आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव साइड ऑफ द ब्रेन। अब आपके सामने आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने दोनों दिए फंक्शंस लेफ्ट एंड राइट ब्रेन की। लॉजिक, लैंग्वेजेस, रीजनिंग, साइंस, मैथ्स, राइटिंग, नंबर, राइट साइड ऑफ कंट्रोल। एंड जो राइट ब्रेन जो है दैट इज आर्ट, अवेयरनेस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, इनसाइट, होलिस्टिक थॉट, म्यूजिक, अवेयरनेस एंड एवरीथिंग। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो राइट ब्रेन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हु वी आर, बट यानी कि ऐसा है कि लेकिन वी आर पुश्ड फॉर द लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन, डोमिनेंट लेफ्ट ब्रेन हो रहा है अभी के सिस्टम के हिसाब से। द लेफ्ट ब्रेन इज इन चार्ज नाउ, राइट। देखा जाए तो अभी लेफ्ट ब्रेन जो है वो इंचार्ज हो गया है राइट ब्रेन का भी। Logically sequencing rational thoughts, analytic thinking and everything. But the right brain is in subjective thought, holistic thinking and all essential parts, development and learning. ये सारे right brain से जुड़े हैं। अगर हम देखेंगे settings focused on teaching to the left brain. Often the right brain leaving out an important part of brain जो है वो development उसका कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। और फिर से मैं यहाँ योग का उल्लेख करना चाहूंगा। देयर आर मेनी गुड प्रैक्टिसेस व्हिच कैन कंबाइन दिस, व्हिच कैन यूनाइट दिस लेफ्ट एंड राइट ब्रेन कोऑर्डिनेशन। राइट ब्रेन learning theory is the idea of focusing that the right brain offers skills that will help and promote, create smart, better suited for the future workplace. These are some studies which I am some amazing results we can really observe अगर हम थोड़ा सा राइट ब्रेन की तरफ ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं। बिकॉज अब ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे तो हैमरिंग वही हो रहा है, पढ़ाई करना है, स्टडी करना है, मेमोराइज करना है, याद करना है। तो जो स्कूलिंग वाला साइड है वही ज्यादा एक्टिवेट होने की वजह से राइट ब्रेन इज सो थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं इन द डोरमेंट स्टेट। इन योगा द होल ब्रेन इज यूनिफाइड। तो बहुत सारे प्रैक्टिसेस इतने अच्छे हैं कि जो इसको यूनिफाइड कर सकते हैं और ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैन रियली गिव अ गुड लाइफ एंड अ सक्सेसफुल लाइफ टू एनी ह्यूमन बीइंग। और आज का टॉपिक हमारा एजुकेशन, इसलिए मैं स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ। आगे और देखेंगे कि एंशिएंट सिस्टम ऑफ योगा, our ancient system of yoga is an answer। तो सभी पे जो आंसर है that is our ancient system of yoga। प्राणायाम एंड मुद्रास साइलेंस द एजिटेटेड। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लास्ट का एक दो स्लाइड है कि प्राणायाम एंड मुद्रा आर साइलेंस, यानी कि वो एजिटेटेड सेंटर्स होते हैं माइंड में अलग अलग, उनको वो साइलेंस करते हैं। एंड एडजस्ट फॉल्टी एंडोक्राइन सिक्रेशन, यानी इतनी ये प्रॉपर्ली स्टडीड प्रैक्टिसेस है। सो व्हाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देयर आर एन नंबर ऑफ पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम the practices automatically bring sobriety, यानी कि this sobriety, so जो sober का जो होना are related with some practices. Character and sobriety are the expression of the inner purity of mankind. जरूर ला सकते आई थिंक डॉक्टर विजय कुकरेजा का हमारा संपर्क कहीं नहीं अच्छा नहीं, आई एम देयर अगेन, आई एम बैक, या यू बैक या। तो ये लास्ट के और इम्पोर्टेंट स्लाइड्स है, तो मैं नहीं चाह रहा था ये बीच में रुक जाए, पर सडनली ये नेटवर्क क्या टेक्निकल इश्यू हो गया। सो नाउ वी विल कंटिन्यू अगेन। सो जैसे कि मैंने आपको कहा, बट दीस कैन नॉट, ऑल सारे जिसके सारे जो प्रैक्टिसेस है, एक सेकंड ये शेयर करना है स्क्रीन।
निकिता जी, कैन यू हेल्प मी इन दिस? ये शेयर हो रहा है या नहीं, या हो चुका है या नहीं? हो चुका है, शेयर हो चुका है। के सामने स्क्रीन पे आ गया है, यस यस। पर ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ से स्लाइड चेंज नहीं हो रहा है, सो कैन समवन हेल्प? हेलो स्वाति जी, निकिता जी, कोई है जो थोड़ा सा मुझे स्लाइड चेंज करने में हेल्प कर सके? डबल क्लिक हो गया है सर उस तो पे। अभी मुझे क्या करना होगा उसके लिए? आपको है ना ऊपर क्या दिख रहा है कि सिर्फ स्लाइड वहां पे एक बार नीचे एम ही कीजिए, है, राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक कर दिया तो गो टू हाँ। स्लाइड लिखा है। हाँ, नेक्स्ट में जाइए। तो उस पे वो स्लाइड नेक्स्ट का नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट अच्छा ऊपर ओके, फर्स्ट। हाँ तो हाँ अभी अभी हो हो रहा है, ठीक है, राइट। सो मैंने जैसे आपको कहा कि ये सारी जो कैरेक्टर्स बिल्डिंग है, ये सारा हमें उससे मिल सकता है। These cannot be infused from outward actually solely by speeches। मैंने जैसे आपको कहा ये सिर्फ बोलने से नहीं होने वाला है, ये practice must be performed, ये हमें परफॉर्म करना है। Some successful experiments are done with yoga and pranayama, जो जिस वजह से मैं आप आज आपसे इतना शेयर कर रहा हूँ। So yoga and pranayama was introduced in order to allay the restless mind of the young. So the mental condition of the human mind plays a very vital, important role. If we really want to curb the growing unrest among our young people, यानी कि यंग जनरेशन का अगर हमें ये सारी चीजों को बराबर एक नॉर्मल स्टेट पे और एक प्रोग्रेसिव स्टेट पे लाना है, तो ये थोड़े से हम योगिक जो एंशिएंट नॉलेज है उसको हमें अपनाना होगा। अब हम थोड़ा सा देख लेंगे कि मेमोरी के बारे में, बिकॉज ज्यादातर एजुकेशन जहाँ आता है तो हमें वही आता है कि ऐसा कुछ है कि आपके पास जिससे हमारा मेमोरी पावर बढ़े। तो मेमोरी पावर बढ़ने की जरूरत नहीं, मेमोरी पावर है, लेकिन हमारे स्ट्रेस और ये बाकी की वजह से, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है। तो जितना हम मन को रिलैक्स करेंगे उतना मेमोरी पावर विल बी देयर, दैट इज ऑलरेडी देयर, क्योंकि उसके उदाहरण है हमारे पास। ह्यूमंस आर सेड टू बी द मोस्ट एडवांस्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ, और वो एक इंप्रूव्ड प्राणी है मेमोरी के लिए सबसे। तो उसको एडिशनल मेमोरी की जरूरत पड़ेगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। सिर्फ ये जो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, एजिटेटेड माइंड है, और ये जो कंसंट्रेशन की कमी है, ये निकल जाएगी तो मेमोरी इज ऑलरेडी देयर। In fact, among the humans, some people are blessed with the greater memory power and some others are with comparatively lesser. किसी को बहुत ज्यादा मेमोरी पावर अच्छा है, किसी का नहीं। और हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी का आप ले सकते हैं, जो फर्स्ट टाइम वो ट्रेवल कर रहे थे यूएसए में, तो उनका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उनका फ्लाइट था और थोड़ा ही टाइम बाकी था उनको, तो उन्होंने एक इंसाइक्लोपीडिया लिया एक लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए, जिसके बहुत सारा पेजेस थे। और वो लाइब्रेरियन ने उनको पूछा कि आपका फ्लाइट को कल सुबह है, आप क्यों ले रहे हैं, आप कितने पेजेस पढ़ पाएंगे? तो बोले नहीं, मैं लेके जाता हूँ, पढ़ता हूँ। एंड नेक्स्ट डे उन्होंने वापस लाया, तो लाइब्रेरियन ने उनको पूछा कि कितना पेजेस पढ़ पाया? तो उन्होंने पूरा पढ़ लिया। तो बोले हाउ इज इट पॉसिबल? तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर आपको नहीं लगता है तो आप कोई भी पेज ओपन करिए और मैं आपको बताता हूँ वो पेज पे क्या लिखा है। एंड दीस आर द लाइव एग्जांपल्स विद अस। और ही वाज द अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जाके इंट्रोड्यूस किया। तो ही वाज अ ग्रेट योगी। उनके जो गुरु थे उनके बारे में आपको चर्चा कर सकता हूँ, बहुत उनका अच्छा स्टोरी है। और वो स्टार्टिंग से ही आप सभी जानते हैं कि उनका सोच बहुत अलग रहा। ही वाज अ साइंटिफिकली एंड लॉजिकल मैन, पर धीरे धीरे से उन्होंने योग को अपनाया और ये सारी एक्सपीरियंसेस उनके लाइफ में आप पढ़ सकते हैं आगे। सो दिस ऑफ कोर्स इज द extraordinary, but it shows that yogis probably have some secrets about developing the faculties of learning. Then assuredly we will demonstrate that yoga is a useful subject. इसलिए अगर इन बातों को हम अपनाते हैं तो अटेंशन एंड देन अवेयरनेस एंड फोकस 100% विल बी देयर। अगर फोकस नहीं है हम तो हम प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते। नाउ वी आर आवर माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड, कभी ये सोच रहे हैं कभी वो सोच रहे, तो फोकस नहीं हो रहा है और आगे हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे। So इसलिए be aware, that is be attentive, and this is precisely the quality which is required in order to learn. तो इस तरह से हमने ये थोड़ी सी बातें समझी हैं
कि अटेंशन एंड अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, सो वी कैन चिल्ड्रन लर्न बेटर एट द स्कूल एंड कॉलेजेस। तो इन बातों से हम हमारे बच्चों को बहुत अच्छा एक माहौल या एक नॉलेज दे सकते हैं जिससे बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो सकते हैं। और इस पे बहुत साइंटिफिक some recent scientific experiments have shown that memory can be enhanced by a certain attitude or a certain quality of consciousness. Some research have been done on hormones which are present in the body at the time of learning. कुछ ऐसे लर्निंग स्टेट में डेवलप होते हैं, अगर वो होंगे ही नहीं तो लर्निंग कैसे होगा। तो ये हार्मोनल बैलेंस जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मल प्रैक्टिस जब हम रेगुलर करते हैं तो ये लर्निंग हार्मोन्स भी बहुत अच्छे से डेवलप होंगे, लर्निंग विल बिकम मोर इजी, मोर इफेक्टिव। डिफरेंट हार्मोन करस्पॉन्ड टू द डिफरेंट ग्लैंड्स, हर एक हार्मोन अलग अलग ग्लैंड से जुड़ा है, corresponding to the different state of consciousness. There is a hormone of anger as well as of happiness. Well, तो बैलेंस में रखना ही योग है, बिकॉज योग इज सेड द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो जो भी एबनॉर्मल है धीरे धीरे से नॉर्मल होने लगता है एंड वी कैन लिव अ सक्सेसफुल हैप्पी लाइफ। और ये थोड़ा सा मैं याद कर रहा हूँ, आप देखिए पिक्चर में स्टार्ट करते हैं हम जर्नी सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, तो बीच में क्या बड़ी खुशी है ये बताने में कि ऑब्स्टेकल्स के बारे में योग के पास बहुत अच्छा एक टॉपिक है, व्याधि स्त्यान संचय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व, बहुत बड़ा सूत्र है, हम उसमें भी नहीं जाने वाले हैं। उन्होंने ये 9 ऑब्स्टेकल्स बताए हैं जो हमारे हिंडरेंसेस है हमारे प्रोग्रेस के लिए। उसके में मुझे यही आपको एम्फसाइज करना है, पहला है व्याधि, यानी कि उन्होंने बीमारियों को अपनी प्रगति की रुकावट माना था आज से हजारों साल पहले, और हम बीमारियों के साथ रहना सीख रहे हैं धीरे धीरे से। तो हमें सजग होना है, जागरूक होना है, और एक यानी जिसमें मैंने आपको कहा कि प्रिवेंटेबल डेथ से बचना है, प्रिवेंटेबल डिजीजेस से तो बचना है। तो इसलिए ये व्याधि जो है दैट इज एन ऑब्स्टिकल। सेकंड इज स्त्यान, स्त्यान यानी कि मन का आलस्य है। मन का आलस्य बहुत बड़ा अड़थड़ा है, कुछ भी नहीं करने देता। वॉकिंग कल करेंगे, योगा कल करेंगे, सही खाना कल खाएंगे, है ना, और जो सही नहीं है वो आज करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। स्त्यान का मीनिंग है मन का आलस्य। संचय यानी कि डाउट, डाउट ऑलवेज लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन। एंड प्रमाद बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमाद का मीनिंग है केयरलेसनेस। तो वो कहते हैं कि केयरलेसनेस इज द वन ऑफ द मेन ऑब्स्टिकल। केयरलेसनेस को अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो जानबूझकर सोच समझ के की गई गलती। मुझे पता है चाय पीने से एसिडिटी होती है लेकिन मैं पीऊंगा। मुझे पता है बाहर के खाने से मैं बीमार पड़ूंगा लेकिन मैं खाऊंगा। मुझे पता है मैं वॉकिंग करने जाऊंगा मेरा आरोग्य अच्छा होगा लेकिन मैं कल जाऊंगा। मुझे पता है योगा प्रैक्टिस बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए अच्छा है लेकिन मैं आज नहीं करूंगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रमाद। और हम इस प्रमाद में उलझे। प्रमाद से बाहर आना है, जो सही है उसकी तरफ जाना है, जो सही नहीं है उसको आज छोड़ना है। एंड देन आलस, वी ऑल नो, लेजीनेस। तो शुड बी, ये सारे जो टॉपिक मैंने आपसे शेयर किए, शुड बी द पार्ट ऑफ अवर एजुकेशन। स्टूडेंट लर्न हाउ टू हैंडल दिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। लाइफ के हर सिचुएशन को हम हैंडल कर सके, ये हमें उन्हें कर सकते तो वो ज्यादा बेहतर लाइफ को जी पाएंगे। तो दीज आर द डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड एंड प्रूव टू बी नहीं करने वाला, जिसमें हम बहुत अच्छा एक लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ कैसे जिए, ये पूरा मार्गदर्शन योग में किया गया। तो आई रियली वुड लाइक यू ऑल टू कम फॉरवर्ड और ये सारी बातें हमारे बच्चों तक, हमारे हर सदस्य तक जाए, ऐसा मैं सोचता हूँ। आसन अगर हम बच्चों को करवाते हैं तो उसकी भी बहुत सारे फायदे हैं। 12 साल के बच्चों तक अलग तरीके से आसन करवाने हैं, अलग मेथड डिफरेंट हो जाता है और उससे आपकी एनर्जी कंजर्व हो रही है, तामसिक गुण कम हो रहा है। ऐसे बहुत एडवांटेजेस हैं आसन भी प्रैक्टिस करना, वो फायदे आप ज्यादातर जानते हैं इसलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। प्राणायाम बहुत इफेक्टिव है। प्राणायाम ऐसे कहा जाता है कि जर्नी इन योगा इज फ्रॉम कंट्रोलेबल टू अनकंट्रोलेबल। अब ये क्या है, मैं 1 मिनट में, कि ब्रीदिंग इज कंट्रोल, यानी कि जो मन है दैट इज अनकंट्रोलेबल, ब्रीदिंग इज स्लाइटली पार्शियली कंट्रोलेबल। तो ब्रीदिंग के यानी कि प्राणायाम के प्रैक्टिस से आप मन को नियंत्रण में ला सकते हैं। तो मन का नियंत्रण नहीं होना ही प्रॉब्लम है ना, कि मेरा कंट्रोल ही नहीं हो रहा, मुझे नहीं खाना था मैंने खा लिया, मुझे नहीं चिल्लाना था मैंने चिल्ला लिया, बाद में रियलाइज होकर नहीं करना था। तो कंट्रोल करना, वी कैन वेरी वेल ट्रेन आवरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ प्राणायाम। गुस्से में आ जाते तो ब्रेथ रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी रेट।
रिलैक्स होते तो ब्रीदिंग रेट कम हो जाता है, तो बहुत एडवांटेजेस है योग में. So it is said yoga benefit क्या है? Yoga is a conscious process of gaining mastery over the mind. मैंने अभी आपको बताया योगा कर्मसु कौशलम. Yoga is dexterity in action. Relaxed action is the process. Efficiency in action and outcome. So हम यहाँ पे रुकेंगे. लास्ट ये 2 लाइन known as a process of technique to reach the ultimate state of perfection, and perfection is the success. Yoga is also defined as a state of higher powers and potentialities at such ultimate state of silence. Yoga is also described as the power of all creative endeavors. Dhyan are of great use for solving emotional imbalance. तो ये कुछ बातें थी, पर मैं सिर्फ यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आपको यही कह रहा हूँ, कृपया करके ये सिर्फ सुन के छोड़ने वाली बातें नहीं है. वी हैव टू अप्लाई. जहां जहां अप्लाई कर सके. इम्प्लीमेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एवरीथिंग. सो इम्प्लीमेंट करना है. तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख लें कि अगर हम ब्रेन को एजुकेट करते हैं तो हमारे माइंड, ये पूरा फ्लो चार्ट देख लीजिए. एजुकेटिंग द होल ब्रेन विल गिव यू द रिसेप्टिव माइंड्स. Receptive mind will give you the completely responsiveness, and that will create extraordinary memory, and that will create developing the attention and awareness. और वो एक बहुत अच्छा learning होगा. This will give us the healthy youth, and healthy youth will give us a successful youth, and successful youth is the equal to strong and progressive India. So this is all which I wanted to share with you all. Hope this was I don't know helpful or whatever. कैसे था, आपको कैसे लगा? So healthy progressive India. मैं चाहता हूं कि हमारे घरों से इसकी शुरुआत हो, हमारे शहरों तक जाए, और पूरा जो हमारा भारत है या इंडिया है, एक वो सुख समृद्धि और हेल्थ की तरफ ज्यादा और प्रोग्रेस कर ही रहा है, और प्रोग्रेस करना है. और 21 जून की कल के दिन हमें एक साथ इसीलिए आना है कि ये सारा नॉलेज मैक्सिमम लोगों तक हम अवेयर करें और पहुंचाएं. और मैं यहाँ पे रुकता हूँ. मुझे आपने ज्यादा समय के लिए सुना, इसके लिए थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. थैंक यू कुकरेजा साहब. आपने बहुत ही एक्सीलेंट विषय, जो काफी कॉम्प्लिकेटेड है वैसे तो, लेकिन आपने इतने सिंपल तरीके से रखा है, क्योंकि हमारे साथ काफी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी जुड़े हैं, तो उनके लिए ये विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि टीचर्स, जो कि हमारे आज समाज के एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट घटक हैं, कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस को तैयार कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा लर्निंग था. जो हमारे यूथ है, जो आज के हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था कि योगा को कैसे एजुकेशन में इम्प्लीमेंट किया जाए और कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट करके टीचिंग टेक्निक्स, लर्निंग टेक्निक्स. आपने बात की डिप्रेशन की, बात की आपने एजुकेशन में, जो कि आज हमें देखने को मिल रहा है. जैसे आपने कहा कि 10 साल से भी कम उम्र के बच्चों में भी हमें देखने मिल रहा है कि आज बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन उसको कैसे ओवरकम किया जाए, उसके बारे में भी आपने बताया है. आपने क्राइम रेट के बारे में बताया. आपने ओवरऑल मतलब एक 360 डिग्रीज के एंगल से आपने पूरे इसको एजुकेशन के साथ में योगा का क्या रिलेशन हो सकता है, और कैसे एजुकेशन सिस्टम में हम इसको ला करके इसको हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हैं, जिनका जो टेक्निक्स है लर्निंग, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं. और आपने काफी सारे विषय रखे. आपने अटेंशन एंड अवेयरनेस का चार्ट भी दिखाया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था. और आपने हार्मोनल चेंजेस के बारे में, हार्मोनल बिहेवियर के बारे में बताया. आपने जैसे अलग अलग मूड के अलग अलग हार्मोन्स होते हैं जो अलग अलग समय पर काम करते हैं, उसके बारे में आपने बताया. और अल्टीमेटली जो आपका विषय था बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत लंबा विषय है, लेकिन आपने बहुत ही कम समय में हमें इस विषय से अवगत कराया है. आई एम रियली थैंकफुल टू यू. एंड अल्टीमेटली आई विल से दैट आपने जो श्लोक बोला था, अथ योगानुशासनम, हम सभी अपने आने वाले जिंदगी में इन सभी टेक्निक्स का उपयोग करके डेफिनेटली इससे बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे. एंड रियली थैंक यू डॉक्टर कुकरेजा इस वंडरफुल प्रेजेंटेशन के लिए. 2-3 क्वेश्चंस है जो हम लेना चाहेंगे. आई विल स्टार्ट विद मीना कुशवाहा जी. उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट एज कैन वी स्टार्ट डूइंग आसनास? थोड़ा सा टेक्निकल कुछ मुझे दिक्कत लग रहा है, बिकॉज आपने जो कहा मैं सुन नहीं पाया. क्वेश्चन ये था, वीना कुशवाहा जी का क्वेश्चन है कि एट व्हाट एज कैन वी स्टार्ट डूइंग आसनास?
आसनास जो स्टार्टिंग आप कर सकते हैं वो हम अर्ली स्टेज यानी कि देखिए हमारे, अगर मैं आपको कहूं देयर इज अ पीनियल ग्लैंड, हमारे क्लासेस में जब हम किड्स के लिए भी लेते हैं तो बच्चे जब आके बैठते हैं तो उस वक्त जो आसन की बात करेंगे तो दैट कैन बी स्टार्ट आप स्टैंडर्ड वगैरह से। देखिए आसनों का जो एग्जैक्टली डेफिनेशन गिवन बाय पतंजलि इज द स्थिरता अपेक्षित है, उसी को आसन कहा जाएगा। तो जो ये होल्डिंग वाला पार्ट है वो उसके बाद ऑन द कॉन्ट्री सेट कि आपका होल्डिंग पार्ट बढ़ना चाहिए। ये होल्डिंग क्यों नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि देयर इज अ प्रोसेस ऑफ ऑसिफिकेशन अंडर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड बाकी के ऑर्गन्स, कोई दिक्कत आ सकती है, इसलिए वो वाले पार्ट को इंक्लूड न करते हुए आप 6-7 साल के शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, योग आपको बच्चों को सिखाना है तो प्लीज के माध्यम से वो सिखाएं, because there are very minor things which the teacher should, और करवाते हैं तो वो खाली ना करें। बाकी होल्डिंग वाला पार्ट मैंने आपको बताया कि 12-13 साल के बाद ऐड कर सकते हैं, दैट इज एक्चुअली आस्क्ड। और उसमें मैं एक छोटा सा ऐड करता हूँ, आपने वो क्वेश्चन पूछा है तो स्थिरता और सुख कारकता, ये दो डेफिनेशन पतंजलि ने दी है कि आसन की पोजीशन में आप इतना स्थिर हो जाएं कि आपको स्थिरता से सुख कारकता का अनुभव, और ये आप लाइफ को भी रिलेट कर सकते हैं कि जैसे कि आसन की पोज में हम डिफिकल्ट फील करते हैं तो लाइफ के भी कोई ना कोई फेज में हम डिफिकल्टी फील करते हैं, तो वहां पे हमें वही स्थिरता लानी है ताकि सुख कारकता की तरफ जाए। उसके लिए उन्होंने एक टेक्निक दिया है, देयर आर 3 सूत्रस फॉर आसना। फर्स्ट इज द डेफिनेशन गिवन बाय पतंजलि, सेज पतंजलि इज स्थिर सुखम आसनम, कि आसन वही है जिसमें आप स्थिर और सुख कारक है। सेकंड में उन्होंने टेक्निक बताया विच इज प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति, यानी कि प्रयत्न पूर्वक आप उस सिचुएशन को रिलैक्स बना सकते हैं। ऐसे बहुत अच्छा नॉलेज है, और फिर उसका आउटकम उन्होंने बताया यू विल गेट ऑल द रिजल्ट्स। तो फिर स्पेसिफिकली अगर मैं उनके क्वेश्चन पे फिर से आऊं तो 6-7 साल के बच्चों से आप सिखा सकते हैं, 13 साल तक के बच्चों को होल्डिंग नहीं करवाना है, एंड देन आप थोड़ा थोड़ा सा इन अ प्रॉपर गाइडेंस यू कैन। एक दो सवाल है वो लेके हम आज का ये सेशन कंक्लूड करेंगे। एंड ये दोनों सवाल वैसे इंटरलिंक्ड है। व्हाट कैन यू सजेस्ट सम कंसंट्रेशन improving techniques for kids, and what is the master key to feel ever enthusiastic about yoga and yogic practices? देखिए ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के लिए अगर मैं आपको कहूं, जैसे कि आपने कहा, तो या कोई भी प्रैक्टिस उनका ये डेवलपमेंट के लिए, तो देयर आर मेनी प्रैक्टिसेस जो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन द एज कि किस एज ग्रुप है। बिकॉज 5 से 10 साल के बच्चे हैं तो उनको अलग मेथड से कुछ ट्रेनिंग दिया जाता है, बिकॉज वो सारे के सारे गेम फॉर्म में होते हैं। व्हाट वी एक्चुअली डू विद इन आवर इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप उनके साथ गेम प्ले कर रहे हो, गेम खेल रहे हैं, और उससे ही खेलते खेलते देयर आर सम गेम्स व्हिच आर गुड फॉर कंसंट्रेशन, सम गेम्स आर गुड विद आसनास, यानी उन्हें ऐसे लगा कि हमने एक आधा घंटा खेल कर आ गए, लेकिन उसमें उनके आसन भी हो गए और कंसंट्रेशन भी हो गया और ब्रीदिंग प्रैक्टिस। पर अगर वो एज ज्यादा है तो उसमें विद एक्सप्लेनेशन और ये सारी बातों को प्रॉपर्ली उनको बताकर हम उनको सिखाते हैं। थैंक यू। वैसे सवाल तो कई हैं और हमें समय की भी पाबंदी है, तो हम सब सवाल ले नहीं पाएंगे। तो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपके जो भी सवाल आए हैं, हमारी टीम आपसे जरूर उन सवालों के जवाब आप तक लेके पहुंच जाएगी। आप आपके सवाल हमारे इस माध्यम से भी आप भेज सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक के पेज पे भी आप सवाल भेज सकते हैं। हमारी टीम जरूर आपके सवालों के जवाब लेकर आप तक पहुंच जाएगी। फ्रेंड्स, आज का ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग विषय था, और पिछले 10 दिन से हम ये लेक्चर सीरीज कर रहे हैं। अलग अलग दिन अलग अलग विषय लेकर हम आपके सामने आए, एंड वी रियली थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। और ये पिछले 10 दिन हमने जो विषयों पर हमने लेक्चर किए हैं, काफी सारे दर्शकों ने हमें ऑलरेडी फोन करके, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के, और हमारे फेसबुक के पेजेस के ऊपर भी कमेंट्स भेज के हमें बहुत ही इन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। कई दर्शकों ने तो हमें ऐसा कहा है कि आप ये लेक्चर सीरीज आज 20 तारीख को एंड मत कीजिए, 21 तारीख को एंड मत कीजिए, इसे आप निरंतर शुरू रखिए। काफी सारे लोग घर पर हैं, घर से काम कर रहे हैं, और ये काफी सारे विषयों के ऊपर जानकारी लेकर हम आपके सामने आए। आप हमारे साथ जुड़े रहे, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और साथ साथ कल का हमारा जो कंक्लूडिंग सेशन होगा
उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेशन होगा, जो कि हमारे पूरे ये 10 दिन का जो हम कह सकते हैं दैट इज दी सार होता है पूरे 10 दिन का, उसमें कल आने वाला है। तो हमारे स्पीकर्स के कल के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। हमारे साथ कल एक हमारे जो चीफ स्पीकर हैं वो है श्री कुमुद जोशी जी, हु इज प्रैक्टिसिंग नेचुरोपैथ फॉर द लास्ट 41 years। और इसके साथ साथ हमारे श्री किशन कथोरे जी हैं जो मुरबाड विधानसभा के आमदार भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। साथ साथ हमारे राजीव जैन जी है जो कि योगाचार्य हैं, योगाचार्य राजीव जैन। और डॉक्टर लीना इनामदार विल बी ज्वाइनिंग अस फ्रॉम लीड्स यूनाइटेड किंगडम। रविंद्र साठे जी हैं जो कि रामभाव मार्गी प्रबोधिनी के डायरेक्टर जनरल हैं। श्री सुनील वालावलकर जी हैं जो कि एक फाउंडर हैं और योगा के बारे में बहुत ही अच्छा इनका नॉलेज है। और हमारे साथ कल मधुरानी जी जो कि बॉलीवुड की एक सेलिब्रिटी है वो भी जुड़ने वाली है। तो मैं आप सभी से विनंती करूंगा कि आप सभी कल 10 बजे कल हमारा ये सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए। और तब तक के लिए थैंक यू।